गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सभी ठीक होंगे होप। ओके, तो अभी कोई आने वाले हैं? ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यस यस, गुड मॉर्निंग। तो आरसीसी की हमारी क्लास चल रही थी, ठीक है। कल हमने बाउंड्री स्टार्ट कर लिया था। इससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक किसी को कोई दिक्कत, एनी क्वेरी? किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, या कोई टॉपिक कम समझ में आ रखा हो तो कोई आप बता सकते हो। ठीक है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं? तो बॉन्ड यूनिट आपकी चल रही थी। कल हमने सीआर भी कंप्लीट कर लिया था, एलएसएम भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपकी एलएसएम की अभी अपलोड होनी बाकी है, और सीआर की भी मैं बनाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 या 4 यूनिट की आपकी पूरी टेस्ट सीरीज साथ ही ले लूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि एक जैसे 50-60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन का एक पेपर बना दूंगा मैं पूरा, ठीक है। अभी क्या हो गया, एलएसएम आपका कंप्लीट हो गया, जो वो 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बनी हुई है उस क्वेश्चन को भी मैं वहीं ऐड कर दूंगा, ठीक है। एलएसएम हो गया, शेयर, बॉन्ड, स्लैब एंड कॉलम, ये 5 यूनिट की पूरी टेस्ट सीरीज में साथ ही लूंगा आपकी एज अ होल, ठीक है पूरा। बाकी क्वेश्चन तो क्लास में चल ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपके होने चाहिए क्लास में हो जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज में मैं एक अच्छा सा टेस्ट पेपर बना के आपका 60-70 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 50-60-70 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन 5 यूनिट से, उनका एक टेस्ट में पूरा अपलोड करूंगा यहाँ पे उसके बाद, ठीक है। जल्दी अभी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे आपकी लगभग। अभी बॉन्ड चल रही, एक लेक्चर बॉन्ड का और होगा इसके बाद, कॉलम 2 लेक्चर, एंड देन उसके बाद कॉलम के बाद आपका स्लैब स्लैब 3 लेक्चर, ठीक है। तो इतने में आपकी ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसके बाद इन 5 यूनिट का पूरा टेस्ट ही साथ ले लूंगा मैं, ठीक है। तो अगर सभी कंफर्टेबल हो तो ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते, तो बोल सकते हो कि सर इंडिविजुअल भी अगर करवा सकते हो आप लोग ऐसा, तो आप लोग बता सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से 50-60 क्वेश्चन मैं एक इफेक्टिव पेपर बनाऊंगा, जिससे कि आपका वो सही चीजें कवर हो, सारे कॉन्सेप्ट उस पेपर में आ रखे हो, ठीक है। तो फाइनल एक पेपर बनाएंगे, उसी में पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस कर लेंगे पेपर, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ओके, ठीक है, हाँ बढ़िया है। तो कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग एक पेपर बनाएंगे जिसमें कि पूरा का पूरा 5 यूनिट का एक साथ ही, जिससे क्वेश्चन भी आपके ज्यादा मिलेंगे आपको करने के लिए, टाइम भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एक पेपर दिया जैसे मिलेगा ना, अब जैसे 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ऐसे 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं तब, तो वो लोग तो हम लोग उससे ज्यादा क्वेश्चन तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं क्लास में। एलएसएम में हमने उसके, डब्ल्यूएसएम में इससे ज्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं क्लास में, ठीक है। तो अगर वो पूरा पेपर बनाएंगे तो एक मिक्सअप पेपर बनेगा, जिससे कि आपका माइंड भी लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ एक यूनिट का आपको पता है कि उसी यूनिट से आना है, तो कॉन्सेप्ट आप वहीं से लगाते हो कि हाँ इसी के आसपास होगा। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल आएगा तो थोड़ा डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का और अच्छा होगा आपका, ठीक है। सोचने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो और अच्छी बनेगी, चीजें आप अच्छे से और एनालाइज कर पाओगे उसके बाद, ठीक है ना। तो पेपर इसके बाद फाइनली लेंगे 5 आपके पेपर का, जितने क्वेश्चन कुछ कराने होंगे तो मैं क्लास में करा दूंगा। बाकी उसके अलावा पेपर जो लेंगे हम लोग फाइनल में लेंगे। और प्रीवियस ईयर जो एसएससी जेई के हैं वो लगाते रहना आप लोग, सारे क्वेश्चन मैं वहीं से नहीं डालूंगा प्रीवियस ईयर से। तो पेपर आपका जो बनेगा वो बहुत अच्छा पेपर बनेगा, मैं कहीं इधर उधर से भी डालूंगा क्वेश्चन उसमें, ठीक है ना। हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत बढ़िया फिर तो। ओके, फिर ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आप लोग लगा लेना, एकदम तैयार रहना उस पेपर के लिए, ठीक है ना। मैं मार्क्स भी पूछ रहा हूँ क्लास में सभी के, तो आप लोग एकदम प्रिपेयर रहना। लगभग अभी लगा लो कितना, अभी टाइम है आपके पास 8-10 दिन, 10 दिन का टाइम होगा अभी करीबन। तो इतने में आपका पूरा पेपर होगा। तो जिसका रिवाइज नहीं कर रखा है जिन्होंने, वो जाके अपना रिवाइज भी करें। पहले का जो डब्ल्यू है वहां से लेकर इंट्रोडक्शन से आप रिवीजन स्टार्ट करिए, और स्लैब तक आपको रिवीजन करना है पूरा, ठीक है। स्लैब अभी हुई नहीं है लेकिन तब तक आपकी हो जाएगी वो। तो जो अभी चल रहा है उसका तो आप साथ ही लेके चलो, जो प्रीवियस का है उसको भी आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। तो टेस्ट में देखेंगे फिर किसका क्या परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग बॉन्ड कल स्टार्ट कर रहे थे, हमने बॉन्ड कल स्टार्ट कर दिया था। और कुछ बेसिक बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस भी कर दिया था कि बॉन्ड क्या होता है, क्यों बॉन्ड जरूरी है, कैसे बॉन्ड डेवलप होता है। तो बेसिक सा सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ये थोड़ा सा हमने लिखा भी लिया था आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिख भी दी थी यहाँ पे, तो वो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद हम हमें पढ़ना है एक्चुअल में जो बॉन्ड स्ट्रेस होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के बॉन्ड स्ट्रेस होते हैं, वही चीजें इंपॉर्टेंट आपकी ज्यादा भी है वहाँ से, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो कहीं से भी बन सकता है, जो थ्योरी लिखा रखी है थ्योरी का हर एक पॉइंट क्लियर रखना, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकता है आपका। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस, आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड आप हेडिंग डालिए अपना।
हेडिंग आप यहाँ पे डालिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, इनको डिस्कस करते हैं। हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखिए दो टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल जो है आपके दो टाइप के बॉन्ड है। पहला आपका है फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस और दूसरा है आपका एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। पहला अगर मैं बात करूं तो ये आपका है फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस और सेकेंड है आपका एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस की, तो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस आपका इनडायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस भी कहलाता है। यानी देखिए जो ये बॉन्ड आपका डेवलप होता है, यानी जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड डेवलप होता है वो आपके वो कैसे होता है, वो बेंडिंग की वजह से डेवलप होता है। फ्लेक्सुरल मतलब फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग, आपको पता ही है। तो बेंडिंग की वजह से डेवलप होता है। यानी बेंडिंग कैसे अगर करती है, बेंडिंग किसी लोड की वजह से अगर करेगी, ठीक है। तो देखिए ये जब ये बेंडिंग की वजह से अगर करेगा बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। इनडायरेक्ट आपको इसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये आपका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। और जो एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो आपका डायरेक्ट लोड से, डायरेक्ट आपका आइदर बाय टेंशन और आइदर बाय कंप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट फोर्स आइदर बाय कंप्रेशन या टेंशन से डेवलप होता है एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट टेंशन या कंप्रेशन लग रहा है तो वहां पे आपका कौन सा बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो देखिए फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस को हमने डिस्कस करना ही है। तो हेडिंग डालिए इसके बाद आप लोग फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है ना, जो कि इनडायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस भी कहलाता है। ये आपका इनडायरेक्टली जनरेट होता है, ठीक है ना। इसको आप हेडिंग में डालिए फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस हेडिंग है आपकी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस की, तो कोई बीम अगर इनिशियली सिंपली सपोर्टेड बीम अगर ये है, ठीक है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम। इनिशियली कोई सिंपली सपोर्टेड बीम ये है, इसमें रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है टेंशन साइड में। ये सिंपली सपोर्टेड बीम इनिशियली है, ठीक है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में जब बेंडिंग अगर करेगी ड्यू टू एनी लोड पी या कोई भी लोड अगर इसमें लग रहा है, उसकी वजह से कोई अगर बेंडिंग अगर यहाँ पे जनरेट होती है, आपको पता है बेंडिंग जरूरी नहीं है कि लोड की वजह से जनरेट हो, ठीक है। किसी बीम में टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है बेंडिंग के लिए। यानी बेंडिंग टेम्परेचर की वजह से भी जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो आइदर बाय टेम्परेचर और आइदर बाय द लोडिंग अगर बेंडिंग अगर करती है तो उसके बाद बॉन्ड कैसे डेवलप होगा ये हम देखते हैं, ठीक है ना। जब किसी बीम में बेंडिंग डेवलप होगी तो इसका बेंडिंग डायग्राम देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा उसके बाद। अब मैं इसका किसी रीजन से, अभी हमें रीजन नहीं पता, रीजन हमें डिस्कस करना भी नहीं है, हमें नहीं पता बेंडिंग क्यों अगर कर रही है, लेकिन हमें जो चीज डिस्कस करनी है हम वो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे बीम में कोई बेंडिंग अकर कर रही है आपकी, ठीक है ना। बेंडिंग आपको पता ही है कुछ ऐसे अगर करेगी, ये बीम में बेंडिंग अगर करी, ठीक है। अब आपकी बीम बेंड होने के बाद कुछ ऐसे बन गई, ठीक है। इसकी न्यूट्रल एक्सिस, लेट अस कंसीडर की न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहीं यहाँ पे लाई कर रही है। वैसे अगर आपकी प्रॉपर, अगर आपको सही तरीके से समझ में, एक सेकंड होगी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें और अच्छे से यहाँ पे एकदम वो ना हो जाए, खिचड़ी ना बन जाए इसकी। एक सेकंड, ठीक है, अब सही है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हमें लिखनी भी है इसके अंदर, तो दिखनी चाहिए प्रॉपर हो, ठीक है ना, तभी मैंने ये बड़ा बना दिया। ये देखिए ये कोई बीम है आपकी, ठीक है ना। ये बीम बेंडिंग होने के बाद इसकी पोजीशन ये बन गई है,
यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी, तो रेनफोर्समेंट को भी बेंड कर देता हूँ मैं। जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है उसमें भी तो बेंडिंग अगर करेगी, ये होगी रेनफोर्समेंट में बेंडिंग, ठीक है ना। अब होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है यहाँ पे, देखिए जब आपने एम यहाँ पे मोमेंट अप्लाई किया, ये कॉन्सेप्ट सेम है जो सीयर में हमने पढ़ा था। जब आपने एम मोमेंट अप्लाई किया, तो एम मोमेंट अप्लाई करने के बाद कोई सेक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ, सेक्शन 1-1 में अगर आपने एम मोमेंट अप्लाई किया, ठीक है, ये आपका कोई सेक्शन 1-1 है, सेक्शन 1-1। सिमिलर वे मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ सेक्शन 2-2, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ सेक्शन 2-2, ठीक है, सेक्शन 2-2। अगर मैंने सेक्शन 1-1 पे एम मोमेंट अप्लाई किया, तो आपको पता है सेक्शन 2-2 पे कितना हो जाएगा, ये मोमेंट हो जाएगा आपका एम प्लस डी एम, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बताइए 3 या 4 बार बना के मैं दिखा चुका हूँ शेयर में, ठीक है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ इसका, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। लेकिन आपको पता है एम प्लस डी एम कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर रहा था जैसे कि हम जा रहे थे सेंटर की ओर, ठीक है ना। तो लेट अस कंसीडर कि एम प्लस डी एम, ये सेंटर से थोड़ा आगे चले गया, लेकिन ये सेंटर तक ही देखना आप लोग, ठीक है। एम प्लस डी एम इसका मोमेंट है आपका यहाँ पे। और मैंने क्या बोला था आपको, इस बेंडिंग की वजह से, इस बेंडिंग की वजह से जो मोमेंट आपने अप्लाई कर रखा है, उसकी वजह से जो टेंशन रेनफोर्समेंट है उसमें फोर्स आपका टी फोर्स डेवलप होगा। उसमें कौन सा फोर्स डेवलप होगा, टी फोर्स। और जो एम प्लस डीएम मोमेंट है उससे जो फोर्स डेवलप होगा वो होगा आपका टी प्लस चेंज इन फोर्स, हमें नहीं पता कितना, तो डी टी कर देते हैं, ठीक है। तो टी प्लस डी टी फोर्स उसकी वजह से जनरेट होगा एम मोमेंट की वजह से, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपको पता ही है कंक्रीट है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंक्रीट होया है, तो आपको क्या पता है, अगर एम यहाँ पे मोमेंट अप्लाई कर रखा है, तो एम मोमेंट की वजह से यहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट होगा, सी फोर्स। कौन सा फोर्स जनरेट होगा, सी फोर्स। और राइट साइड सेक्शन 2-2 पे जो फोर्स जनरेट होगा वो होगा आपका सी प्लस डी सी, वो होगा आपका सी प्लस डी सी। ये हमने डिस्कस किया था पहले ही, सिमिलर वे आपका यही चीजें हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें होगी। और आपको पता है सी फोर्स और टी फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है आपकी लीवर आर्म। सी फोर्स जहाँ पे अप्लाई हो रहा है वहां से लेकर टी फोर्स की डिस्टेंस क्या कहलाती है, लीवर आर्म। तो जेडी में कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना, लीवर आर्म। सी फोर्स से लेकर टी फोर्स की डिस्टेंस आपकी कहलाएगी लीवर आर्म, जेडी, ठीक है। इतना वही चीजें जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब देखिए सेक्शन 1-1 और 2-2 को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कट करके अलग लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आपको बॉन्ड डेवलप, आपको बॉन्ड कहाँ पे चेक करना है, अगर आप देखिए पीछे जो मैंने पढ़ा रखा है, देखिए बॉन्ड आपको करना है रेनफोर्समेंट जहाँ पे है, और रेनफोर्समेंट और कॉन्क्रीट जहाँ पे आपस में कॉन्टेक्ट में है, वहीं पे तो बॉन्ड निकाल रहे हो आप, दिख रहा होगा आपको। देखिए रेनफोर्समेंट भी है यहाँ पे, कॉन्क्रीट भी है सराउंडिंग, वहीं पे हमको क्या करना है, बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो सेक्शन 1-1 और 2-2 में कट करूंगा, मैं यहाँ पे इसको लूंगा। देखिए ये रेनफोर्समेंट जो सेक्शन, ये वाली होगी रेनफोर्समेंट, ये वाला पार्ट लूंगा और इसका सराउंडिंग पार्ट लूंगा मैं, ठीक है, ओनली। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका ये रेनफोर्समेंट और इसका सराउंडिंग पार्ट सिर्फ ले रहा हूँ। तो ये आपकी कोई रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट है, इसमें थोड़ा बड़े में दिखा देता हूँ, ठीक है, ये रेनफोर्समेंट है, ठीक है। दिस इज द रेनफोर्समेंट, और हमें इस रेनफोर्समेंट के सराउंडिंग में जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है, टाउ बी डी, फ्लेक्सुरल बॉन्ड डिस्ट्रेस, यानी किसकी वजह से, मोमेंट की वजह से, ठीक है ना। अगर फोर्स की बात करें, तो फोर्स देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो फोर्स है आपका टी फोर्स लग रहा है, दिस टी फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द दिस बार। और अगर राइट साइड की मैं बात करूं, तो राइट साइड में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, टी प्लस डी टी। राइट साइड में आपका फोर्स एक्ट कर रहा है टी प्लस डी टी, ठीक है। तो ये हो गया। एक चीज अगर आप गौर करोगे, ठीक है, दिस इज 1-1, ये आपका 2-2, ठीक है। और जो डिस्टेंस है इसके 1 और 2 के बीच की, मैं डीएक्स मान रहा हूँ डिस्टेंस, अभी हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है, मैं डीएक्स मान रहा हूँ, ठीक है। इन सिमिलर वे मैं यहाँ पे भी डीएक्स डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ, चेंज इन डिस्टेंस। टोटल लेंथ अगर एल है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होगा, टाउ बी डी, टाउ बी डी यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा। अब मैं बोलूं यहाँ पे कि ये बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप क्यों हो रखा है, तो एक बार सोचिए कि ये बॉन्ड स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप क्यों हो रखा है, यहाँ पे टाउ बी डी बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप क्यों हुआ, और कौन से फोर्स की वजह से डेवलप हुआ है टाउ बी डी,
ठीक है। अगर किसी के दिमाग में आया होगा तो मैंने वहां पे आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट सीयर में पढ़ाया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अकर कर रहा है। ठीक है, आ भी गया आंसर, यस अस्मिता सेमवाल, डीटी फोर्स की वजह से, वेरी गुड, सही है। यहाँ पे देखिए जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है, जो टी फोर्स है, वो टी फोर्स को तो टी फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। लेकिन जो डी फोर्स आपका अनबैलेंस फोर्स ये है यहाँ पे, इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही आपका क्या हो रहा है, बॉन्ड डेवलप हो रहा है। अगर मैं बात करूं शेयर की, तो शेयर किस वजह से डेवलप हो रहा था, शेयर हो रहा था डीसी, क्योंकि वहां पे हम लोग कॉम्प्रेशन का साइड भी कंसीडर कर रहे थे। तो डीसी और डीटी दोनों फोर्सेस की वजह से शेयर डेवलप हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हमें बॉन्ड निकालना है, तो बॉन्ड निकालने के लिए और हमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन वाले साइड की ही रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे डीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, टेंशन वाले साइड की रिक्वायरमेंट है। तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे आपका बॉन्ड जनरेट करने के लिए, वो आपका फोर्स है डीटी फोर्स। ठीक है, फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं इस वाले केस में, उसमें आपका जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो आपका क्या है, डीटी फोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग बॉन्ड। तो निकालिए फिर ये डीटी फोर्स से कितना निकल के आ रहा है, देखिए डीटी फोर्स कितना निकल के आ रहा है, निकालिए एक बार। dt इक्वल टू क्या होगा, dt इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्ट्रेस क्या होने वाला है, स्ट्रेस आपका होगा जिस जो फोर्स dt है, dt की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वही तो हम स्ट्रेस लेंगे। स्ट्रेस क्या हो रहा है आपका, टाउ bd। ठीक है, स्ट्रेस कौन सा जनरेट हो रहा है, टाउ bd इनटू एरिया। एरिया क्या लूं बताना एक बार मुझे आप लोग यहाँ पे, इसका एरिया में क्या लूं, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। एरिया क्या लूं, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर लूं या कुछ और एरिया लूं। तो देखिए एरिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एरिया की मैं बात करूं तो देखिए जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कहाँ डेवलप हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कहाँ पे डेवलप हो रहा है, आपको दिख रहा होगा अगर अच्छे से देखोगे तो पेरीमीटर में डेवलप हो रहा है ये बॉन्ड स्ट्रेस। जो बार है उस बार की पेरीमीटर में, ठीक है ना। अभी मैं पूरा बार एकदम गोल आपको दिखा नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है आपको दिख रहा होगा, ये आपका पेरीमीटर में आपका ये बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो जब इसका एरिया निकालोगे तो ये आपका पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर से नहीं निकलेगा एरिया। एरिया निकलेगा इसका किससे, एरिया निकलेगा इसका पाई डी एल से, ठीक है ना। पेरीमीटर इंटू लेंथ करोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो एरिया निकलेगा इसका पेरीमीटर इंटू लेंथ डेवलपिंग इन द पेरीमीटर ओनली, ठीक है ना, पेरीमीटर में ही डेवलप हो रहा है। तो जब एरिया लोगे इसका, तो एरिया क्या होगा आपका, एरिया होगा पाई इंटू डायामीटर, पाई इंटू डी इंटू एल कितनी है यहाँ पे, dx है, ठीक है। एल यहाँ पे कितनी है, टाउ बीडी वाले पॉइंट पे dx से एल है, तो इंटू dx, यहाँ पे dx कर दो, ठीक है। ये तो हो गया एक बार के लिए। अगर n नंबर ऑफ बार्स है यहाँ पे आपकी, ठीक है ना, अगर n नंबर ऑफ बार्स है तो मैं क्या करूंगा, n से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, n से इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका, टाउ बीडी इंटू एन पाई डी एक्स, ठीक है ना, पाई इंटू डायमीटर इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका एरिया, ठीक है ना। एन मैंने इसलिए दिया क्योंकि एन नंबर ऑफ बार्स के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका एन आ जाएगा। एन की जगह अगर एक बार है तो एक रख देना, तो सिंपल सी बात है, ये यही निकल के आ जाएगा ग्रुप में, ठीक है ना। तो पहले इक्वेशन आपकी ये बन के आ गई, इक्वेशन नंबर 1 ये बन के आ गई, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्ट फोर्स निकल गया, डीटी फोर्स निकल गया जिसकी वजह से बॉन्ड डेवलप हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए वी नो अगर मोमेंट निकालू मैं यहाँ पे, तो मोमेंट क्या निकलेगा आपका, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, सी इंटू जे डी, या आपका टेंशन साइड से देखोगे तो फोर्स कितना है, टी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जेडी, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन साइड से फोर्स सी है और आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेडी है, और टेंशन साइड से फोर्स टी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेडी है। तो इसको करिए इक्वेट, ठीक है। मोमेंट जब निकालोगे तो ये निकलेगा आपका सी जेडी इक्वल टू टी जेडी, सिमिलर वे में जो हमने निकाला अभी तक, ठीक है ना, इससे पहले भी निकाल सकते। और मैं करूं m प्लस डी एम की बात, अगर m प्लस डी एम की, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c प्लस डी सी, फोर्स अब यहाँ पे क्या हो गया, c प्लस डी सी इंटू जे डी इक्वल टू टी प्लस डी टी इंटू जे डी। तो ये निकल गया आपका क्या, ये आपका निकल के आ गया मोमेंट, ठीक है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट अब, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट नीचे जो इक्वेशन आपकी बन रखी है ये कर दो आप a, इस इक्वेशन को कर दो आप b, देन उसके बाद करो आप सब्ट्रैक्ट b माइनस ए, b माइनस ए जब आप करोगे यहाँ पे, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा क्या, इस वाले इक्वेशन में आपका डीएम ही बचा, सिर्फ डीएम इस वाले इक्वेशन में बचा, और यहाँ वाले में बचा आपका डी टी जे डी। मैं एक को लेके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सी जे डी
वाले को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक से ही हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने आपको ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कंप्रेशन से और टेंशन से तो लिख ली, लेकिन राइट साइड में सिर्फ और मैं टेंशन साइड वाले को ही लेके चल रहा हूँ, अभी कंप्रेशन वाले को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें dt निकालना है, हमें यहाँ पे dt निकालने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे टेंशन साइड वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो क्या निकल गया आपका, ये निकल गया TZD प्लस DTZD, इक्वेशन नंबर 2 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया b में से, ठीक है, माइनस TZD, ये आपका इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल हो गया, देन देखिए dm इक्वल टू क्या हो गया, ये DTZD, dm इक्वल टू क्या हो गया, DTZD। जब यहाँ से dt निकालोगे तो ये सेम इक्वेशन निकल के आई dm अपॉन ZD, जो हमने इससे पहले बहुत पहले कैलकुलेट करके बैठे हैं, ठीक है ना, ये इक्वेशन निकल के आ गई dm अपॉन ZD, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन आ गई 2। करिए इन दोनों को इक्वेट, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हो, इक्वेशन 1 और 2 को, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो क्या बनेगा आपका dm अपॉन jd इक्वल टू टाउ bd n पाई फाइव dx, ठीक है, ये आ गया आपका dm अपॉन jd इक्वल टू टाउ bd नंबर ऑफ बार्स इंटू पेरीमीटर इंटू लेंथ, पाई इंटू 5 पेरीमीटर इंटू लेंथ dx, ये आपका एरिया निकल गया, ठीक है, ये हो गया इक्वेट करके। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड, जो फ्लेक्चर की वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रखा होगा उसको हमें निकालना है, ठीक है। एक सेकंड वेट करिए आप लोग, जो फ्लेक्चर की वजह से बॉन्ड स्ट्रेस है वो हमें निकालना है, तो टाउ बीडी निकालिए सीधे यहाँ से, आप इजिली टाउ बीडी निकल के आ जाएगा यहाँ पे। इक्वेशन को अरेंज करिए, अगर आपने लिख लिया है तो इक्वेशन को अरेंज करिए और टाउ बीडी निकालिए यहाँ से, इक्वेशन अरेंज करके। एक सेकंड वेट करिए, आपको पता ही है डेली का ही हो गया, ये एक बार जाता ही है कनेक्शन। आ गया, ठीक है, तो ये निकल गया आपका, यहाँ पे इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन में टाउ बीडी निकालिए आप बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड, बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड, जब बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड आप निकालोगे यहाँ से टाउ बीडी, तो बस इक्वेशन ही अरेंज करनी है, टाउ बीडी इक्वल टू निकल जाएगा ये डीएम अपॉन जेडी एन पाई फाइव इंटू डीएक्स, ये निकल गया आपका क्या, बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब आपको पता ही है डीएम अपॉन डीएक्स क्या होता है, डीएम अपॉन डीएक्स क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ये पता ही होगा आपको, व्हाट इज डीएम अपॉन डीएक्स, टाउ बीडी इक्वल टू डीएम अपॉन डीएक्स, आपको पता ही है डीएम अपॉन डीएक्स होता है आपका शियर फोर्स, डीएम अपॉन डीएक्स क्या होता है आपका शियर फोर्स, तो ये निकल गया आपका शियर फोर्स वी अपॉन जेडी, वी अपॉन जेडी एन पाई फाइव, एन पाई फाइव, ये निकल गया आपका बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, ये क्या निकल गया बॉन्ड स्ट्रेस, और एन पाई फाइव को मैं जो पेरीमीटर है उस पेरीमीटर को मैं लिख रहा हूँ समेसन ऑफ ओ, ठीक है, तो ये निकल गया आपका वी अपॉन जेडी समेसन ऑफ ओ, ये आ गया आपका बॉन्ड स्ट्रेस की आपकी इक्वेशन बन के आ गई, वेयर समेसन ऑफ ओ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ऑल बार्स, ये आपका समेशन ऑफ है आपका पेरीमीटर ऑफ ऑल बार्स, पेरीमीटर ऑफ ऑल बार्स आपका समेशन ऑफ ओ, स्ट्रेस जो डेवलप होकर आया वो बॉन्ड स्ट्रेस क्या डेवलप हुआ, टाउ बीडी इक्वल टू आपका निकल के आ गया वी अपॉन जेडी समेशन ऑफ ओ, टाउ बीडी निकल के आया वी अपॉन जेडी समेशन ऑफ ओ, ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रेस आपका कैलकुलेट होके आ गया फ्लेक्सर की वजह से। तो कभी भी अगर आपको फ्लेक्सर की वजह से बॉन्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करना है
तो आप इजीली निकाल सकते हो v अपॉन जे डी समेसन ऑफ ओ से आप इजीली निकाल सकते हो। समेसन ऑफ ओ है आपका पेरीमीटर ऑफ ऑल बार्स, ठीक है। यहाँ पे आपका समेसन ऑफ ओ क्या है, पेरीमीटर ऑफ ऑल बार्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखिए, सबसे पहले फ्लेक्सुरल बॉन्ड पढ़ा हमने, दूसरा हमने पढ़ा एंकरेज बॉन्ड। फ्लेक्सुरल बॉन्ड आपका इनडायरेक्ट बॉन्ड होता है क्योंकि ये बेंडिंग की वजह से जनरेट होता है, और एंकरेज बॉन्ड आपका डायरेक्ट बॉन्ड होता है जो कि आपका पी फोर्स की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, यही इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव, फ्लेक्सुरल बॉन्ड ही एग्जाम में आता भी है। तो बस हमने क्या करा, एक बीम बनाई, इसको बेंड कर दिया, बेंड करने के बाद क्या हुई, मूवमेंट अप्लाई कर हुआ आपका इसमें, एक मोमेंट यहाँ पे वन सेक्शन पे अप्लाई हुआ, सेकंड सेक्शन में आपका एम प्लस डी एम। इस मोमेंट की वजह से टी फोर्स और सी फोर्स आपके जनरेट हो गए सेक्शन वन पे, और एम प्लस डी एम की मूवमेंट की वजह से टी प्लस डी टी और सी प्लस डी सी आपके फोर्स जनरेट हो गए कॉम्प्रेशन और टेंशन में। बस हमने उसके बाद क्या करा, सेक्शन वन वन टू टू से जो बार है उसको कट कर लिया, और क्योंकि हमें पता है कि बार और बार का सराउंडिंग ही हमें एनालाइज करना है, तो टेंशन साइड का ही हमने लिया यहाँ पे ओनली, ठीक है। देन उसके बाद टी फोर्स आपने इस बार में अप्लाई किया, तो राइट साइड में कितना हो गया, टी प्लस डी टी फोर्स हो गया। तो पता है आपको टी फोर्स को टी फोर्स बैलेंस कर देगा, तो डी टी फोर्स की वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड डेवलप हो रहा होगा, इतना आपको पता ही है। देन उसके बाद आपको ये डी टी फोर्स कैलकुलेट करना है, तो डी टी फोर्स निकाला आपने, तो स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस क्या होगा, इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो स्ट्रेस टाउ बी डी इंटू एरिया क्या होगा आपका, पेरीमीटर इंटू लेंथ एन पाई फाइव इंटू डी एक्स। ये बन गई आपकी इक्वेशन वन, एन फॉर नंबर ऑफ बार्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक बार ले ली, तो एन इक्वल टू वन हो जाएगा इस केस में। तो वी नो दैट एम इक्वल टू आपको पता है फोर्स इंटू सी इंटू जेडी टी इंटू जेडी, ये आपको पता ही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली एम प्लस डी एम इक्वल टू भी पता है आपको। उसके बाद हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया बी से ए को। जब हमने बी से ए को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से डीएम dt के फॉर्म में एक इक्वेशन बन के आ गई डीएम अपॉन जेडी, ठीक है। डीएम अपॉन जेडी एक इक्वेशन बन के आ गई, और आप क्या करोगे, इन dt जो इक्वेशन वन और टू आ रहे थे, इन dt को आप इक्वेट करिए उसके बाद। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे, तो इक्वेट करने के बाद डीएम अपॉन जेडी इक्वल टू टाउ बी डी एन बाई फाइव डी एक्स, ये आपका इक्वेट करने के बाद आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस जो है, बॉन्ड स्ट्रेस आपको निकालना है, जो कि निकल के आ गया डीएम अपॉन जेडी एन बाई फाइव इंटू डी एक्स, ये आपका निकल के आ गया बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड। और डीएम अपॉन डीएक्स चेंज इन मोमेंट अपॉन लेंथ, आपको मैंने बताया था उस दिन, सारी चीजें लिखा रखी हैं, आपका शेयर फोर्स होता है, ठीक है। अगर चेंज इन शेयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ आएगा तो क्या होगा, लोडिंग, ठीक है ना, डब्ल्यू। ये मैंने पीछे आपको करा रखा है, जब शेयर पढ़ा था हमने, तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। तो ये निकल गया आपका वी अपॉन जे डी एन पाई फाइव, और एन पाई फाइव को मैंने लिख दिया समेसन ऑफ ओ, यानी पेरीमीटर ऑफ ऑल बार्स, ठीक है ना। तो ये निकल गया आपका बॉन्ड स्ट्रेस की इक्वेशन वी अपॉन जे डी समेसन ऑफ ओ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। तो बॉन्ड स्ट्रेस आपका मैंने निकाल के बता दिया फ्लेक्सर की वजह से, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ये कॉन्सेप्ट, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। नोट करके लिखिए इसको, आप सिर्फ नोट करके करिए इसको, ठीक है ना। नोट, आप यहाँ पे एक नोट डालिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जब आप नोट डालोगे तो देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, आपको एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। दो बार आपको दी हुई है 25 mm डायमीटर्स की, इनके लिए सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करिए, ये आप काम कितना एरिया ऑफ स्टील निकल के आ रहा है। उसके बाद जो एरिया ऑफ स्टील निकल के आया उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करिए, पेरीमीटर कैलकुलेट करिए, ठीक है। ये निकल जाएगा आपका 5/4 इंटू डी स्क्वायर से एरिया ऑफ स्टील। देन पेरीमीटर निकालिए आपके, एरिया ऑफ स्टील कितना निकल के आया, 2 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ स्टील। और जब पेरीमीटर इसका निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका एन इंटू पाई से, यहाँ से आपका निकल जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। एन आपके नंबर ऑफ बार्स हैं यहाँ पे, तो ये कितना निकल के आया बताना आप। तो एरिया ऑफ स्टील निकल के आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 981.75। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कितना निकल के आ रहा है, 981.75 mm स्क्वायर, इतना एरिया ऑफ स्टील का निकल के आ रहा होगा अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो। पेरीमीटर जो इन दो बार्स का निकल के आएगा, पहले इसको मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बस ये कैलकुलेट कर लो, जो कंक्लूजन होगा मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, मैनी टाइम आज एसएससी एग्जामिनेशन। एन पाई फाइव यानी 2 नंबर ऑफ बार्स हैं इंटू पाई इंटू फाइव। फाइव कितना है आपका, पाई यहाँ पे 25 है। तो समेसन ऑफ ओ आपका निकल के आया, जैसा निकल के भी आ गया 157।
समेशन ऑफ वो आपका 157 आपका निकल के आ गया mm। ठीक है, अब पहले मैंने एरिया निकाला था, 2 बार ली थी 25 mm डायमीटर्स की, तो हमारा ये निकल के आ गया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर सेम एरिया, एरिया सेम है, एरिया चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो बार का डायमीटर है वो रिड्यूस कर रहा हूँ, बार का डायमीटर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है ना, फॉर सेम एरिया, यहाँ पे लिखिए फॉर सेम एरिया, फॉर सेम एरिया रिड्यूस डाया, रिड्यूस डाया 16 टाइम्स 5, मैं 16 टाइम्स 5 कर देता हूँ, उसके बाद इसका डाया, पहले 25 लिया था मैं, सेम एरिया पे 25 से जो एरिया निकला उसी एरिया पे मैं अब 16 5 के बार्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार्स भी चेंज होंगे, आपके पहले 2 थे, अब नंबर ऑफ बार्स चेंज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बार्स पहले निकालिए आप, पहले निकालिए आप नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ बार्स आपको पता ही है, टोटल AST 981.75, ये आपका 981.75 टोटल AST अपॉन एरिया ऑफ वन बार, तो एरिया ऑफ वन बार आपका 5/4 इंटू डी स्क्वायर, इससे आपका निकल गया नंबर ऑफ बार। और जब आप नंबर ऑफ बार से कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ बार यहाँ पे निकल के आ रहे होंगे कितने, 4.88, 4.88, 4.88 नंबर ऑफ बार यहाँ पे निकल के आ, अगर इसी एरिया पे हमने 16 mm के बार यूज करे तो 4.88 लेके चलना। ठीक है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर पॉइंट का हमने इधर किया तो ज्यादा आया, लेकिन आप 4.88 से ही पैरामीटर निकालिए। देन उसके बाद आप निकालिए पैरामीटर, पैरामीटर के लिए आपको पता ही है n55, n कितने हैं 4.88, 4.88 नंबर ऑफ बार इंटू 5 इंटू 5, 5 आपका 16 है। इस केस में देखिए, इस केस में देखिए, इस केस में जो पैरामीटर निकल के आ रहा होगा ये आ रहा होगा 245.3 mm, इतना पैरामीटर निकल के आ रहा होगा। ठीक है ना, पैरामीटर निकल के आया इतना। अब आप देखिए, अब कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम अब यहाँ पे देखिए एक का पैरामीटर देखिए कितना निकल के आया, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको बना देता हूँ तो समझाता हूँ, ये कोई बार है, देन उसके बाद ये भी कोई बार है, सेकेंड वाली बार का पैरामीटर 245.3 निकल के आया, और फर्स्ट वाली जो बार बना रही थी उसका पैरामीटर निकल के आया 157 mm, यानी ये कितनी, 2 बार जब 25 डाय की आपने ली, और ये बार आपने 4.88 आपने बार ली, कितने डाय की आपने ली 16 mm डायमीटर की। ठीक है, एरिया सेम है, एरिया दोनों का सेम है, एरिया चेंज नहीं होगा, कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 157 mm की मैं बात करूं और 245.3 mm की मैं बात करूं, तो बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा कहाँ पे डेवलप होगा, बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप ज्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए टाउ बीडी इतना ही डेवलप हो पाएगा, ये आपका टाउ बीडी इतना ही डेवलप हो जाएगा 157 तक ही, टाउ बीडी यहाँ पे इतना ही डेवलप हो पाएगा। लेकिन ये 245.3 mm की मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखिए टाउ बीडी कितना डेवलप हो रहा है, यहाँ पे टाउ बीडी आपका ऑब्वियसली बात है 157 जहाँ पे हो रखा है उससे ज्यादा ही डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पेरीमीटर ज्यादा मिल रहा है, तो टाउ बीडी आपका सेकंड वाले केस में ज्यादा डेवलप हो रहा है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, और टाउ बीडी ज्यादा डेवलप करना हमारे लिए नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि हमें कंक्रीट और स्टील के बीच में प्रॉपर बॉन्ड बना के रखना है, इतना तो आपको पता है। यानी जहाँ पे आपका टाउ बीडी ज्यादा होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपको बताइए। उसके बाद आप ज्यादा फोर्स से अगर उसको खींचोगे बाहर की ओर, तब भी वो बाहर की ओर नहीं निकलेगा, या उसमें आप ज्यादा लोडिंग अप्लाई करोगे तब भी रेनफोर्समेंट प्रॉपर बॉन्ड के साथ रहेगी, कॉन्क्रीट के साथ वो निकलेगी नहीं बाहर, इतना आपको पता है। तो टाउ बीडी ज्यादा होना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपने करा क्या, जब आपने लार्जर डायमीटर का बार यूज किया तो पेरीमीटर उसका निकल के आया 157 mm, आपने क्या करा, सेम एरिया पे डायमीटर रिड्यूस कर दिया, तो डायमीटर रिड्यूस करने में आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ बार्स भी इंक्रीज कर गए, पहले कितने थे 2 थे, अब कितने हो गए 4.88। तो जैसे ही आपने डायमीटर रिड्यूस किया सेम एरिया पे, तो हुआ क्या, नंबर ऑफ बार्स बढ़े, नंबर ऑफ बार्स बढ़े तो देखिए पेरीमीटर भी इंक्रीज होके आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसमें से कंडीशन अच्छी आपके लिए कौन सी है, तो सेकेंड वाली कंडीशन आपके लिए बढ़िया है, जिसमें पेरीमीटर ज्यादा निकल के आ रहा, क्योंकि ज्यादा पेरीमीटर पे आपको बॉन्ड स्ट्रेस भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ज्यादा पेरीमीटर पे आपको बॉन्ड स्ट्रेस भी ज्यादा मिलेगा।
सो अगर आपको रेनफोर्समेंट को सेफ इन बॉन्ड, रेनफोर्समेंट को सेफ अगर बॉन्ड में सेव करना है तो आप क्या करोगे, डिक्रीज द डाया ऑफ बार, 25 से आपने 16 कर दिया, और इंक्रीज द नंबर ऑफ बार, इंक्रीज द नंबर ऑफ बार। अगर डाया डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ बार क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बार इंक्रीज करने में आपका देखिए पेरीमीटर आपको ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे पेरीमीटर क्या मिल रहा है आपको, ज्यादा मिल रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका ये इंपॉर्टेंट नोट जो हमने इतना पढ़ा, सिर्फ इसके दो स्टेटमेंट है नोट में आपका डालिए, कंक्लूजन इसका लिखिए, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, टू मेक रेनफोर्समेंट, टू मेक रेनफोर्समेंट सेफ इन बॉन्ड, टू मेक रेनफोर्समेंट सेफ इन बॉन्ड, नंबर 1 है आपका डिक्रीज द डाया ऑफ बार, डिक्रीज द डाया ऑफ बार। नंबर 2 इंक्रीज द नंबर ऑफ बार, इंक्रीज द नंबर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आने के चांसेस भी आगे भी काफी ज्यादा है। इंक्रीज द नंबर ऑफ बार, ठीक है, ठीक है। तो कहीं पे अगर आपको 30 के डायमीटर की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको 30 का डायमीटर आपको यूज करना है, तो अगर आपको उसको बॉन्ड में सेव करना है उस बार को, तो क्या करोगे आप क्या करोगे, 30 की जगह आप ले लो 20 डायमीटर, और 20 में आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बार इंक्रीज कर जाएंगे आप, ठीक है। पहले 30 का अगर एक बार लग रहा था, तो अब आपके 20 के 2 बार वहां पे लग जाएंगे। तो 2 बार लगने की वजह से पेरीमीटर इंक्रीज करेगा, पेरीमीटर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है स्ट्रक्चर के लिए, जो आपका स्ट्रक्चर आपका बन रहा है उसके लिए काफी बेनिफिशियल है। स्टील और कंक्रीट के बीच में ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेच, ज्यादा पेरीमीटर पे बॉन्ड स्ट्रेच डेवलप होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ। समझ में आ गया सबके कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आप लोगों को सही है, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालिए आप, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ये पढ़ दिया आपने फ्लेक्चर के बारे में, फ्लेक्चर में इतना ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगला डालिए आप एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस हेडिंग। सेकंड आपका है एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस इज द सेकंड आपकी हेडिंग रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस मैंने बोल ही दिया था आपको, पहले ही बताया था एक चीज कि मैंने बोलता है ये डायरेक्ट जो फोर्स है, सी या टी फोर्स जो भी आपका लग रहा, उस डायरेक्ट फोर्स की वजह से ये आपका जनरेट होगा कौन सा, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। तो आप लिखिए इसको पहले, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू certain axial force, certain axial force, this axial force, this, this axial, sorry, this axial, ठीक है, this axial force is to be transferred, is to be transferred to the surrounding concrete, surrounding concrete, ठीक है। तो डायरेक्ट टेंशन की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा, और ये जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा आपका कंक्रीट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कि दोनों के बीच में बॉन्ड। इसकी एनालिसिस करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, सिंपल सी एनालिसिस है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये कंक्रीट का कोई ब्लॉक है, इसके अंदर आपने रेनफोर्समेंट एम्बेड कर रखी है, रेनफोर्समेंट एम्बेड कर रखी है। ये आपने इतना अंदर एम्बेड कर रखी है और यहाँ पे आपने अप्लाई कर रखा है, लेट अस कंसीडर पी आपका फोर्स आपने अप्लाई कर रखा है। तो इस पी फोर्स की वजह से, इस पी फोर्स की वजह से क्या होगा, बॉन्ड डेवलप होगा सराउंडिंग कंक्रीट में। इस पी फोर्स की वजह से बॉन्ड डेवलप होगा सराउंडिंग कंक्रीट में, सराउंडिंग कंक्रीट में, जो कि सॉरी सराउंडिंग स्टील और कंक्रीट का जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे जनरेट होगा टाउ बी डी, टाउ बी डी, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कंक्रीट और स्टील है इनके आपस में कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड जो इफेक्ट है इन दोनों का, मतलब इन दोनों के किसमें, इन दोनों की बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा बॉन्ड स्ट्रेस होगा, टाउ बी डी बॉन्ड स्ट्रेस। डेवलप कैसे हो रहा है आपका पी फोर्स जब आप रेनफोर्समेंट में अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आता है कि जो ये रेनफोर्समेंट है, ठीक है, अब आप देख रहे हो टाउ बी डी पेरीमीटर पे डिपेंड कर रहा है, इतना आपने देखा है, पीछे पढ़ा ना आपने, टाउ बीडी कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से सुनना है ये कॉन्सेप्ट। टाउ बीडी आपका पेरीमीटर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, इतना आपने देखा है, पीछे मैंने बता दिया आपको। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये बार जो हमने प्रोवाइड कर रखी है, ये बार जितना आप आगे आगे तक प्रोवाइड करते रहोगे, यानी जितना आप इसको आगे आगे तक प्रोवाइड करते रहोगे, उतना आपका टाउ बीडी ज्यादा डेवलप होगा और चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे कि आपके बॉन्डिंग प्रॉपर बनी रहे स्टील और कॉन्क्रीट के बीच में। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये पता चल रहा होगा इस कॉन्सेप्ट से। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसी लेंथ निकालनी है, ठीक है ना, एक ऐसी लेंथ है जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे देखिए ये आपकी है डेवलपमेंट लेंथ एल डी, दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, एल एल डी से मैं शो कर रहा हूँ उसको। तो हमें क्या करना है, जो ये रेनफोर्समेंट है, इस रेनफोर्समेंट को इस कंक्रीट के अंदर डेवलपमेंट लेंथ तक क्या करना है, इसको एम्बेड करना है। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होती है कि जब आप स्टील रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के अंदर, अगर इस लेंथ के अंदर स्टील रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के अंदर अगर आप प्लेस करोगे, तो होगा क्या, जो पी फोर्स बाहर से आपका अप्लाई हो रहा है, वो पी फोर्स कभी भी जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बॉन्ड स्ट्रेस से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होती है, अगर आपने उस लेंथ तक स्टील रेनफोर्समेंट को एम्बेड कर रखा है कंक्रीट के अंदर, स्टील रेनफोर्समेंट को प्लेस कर रखा है कंक्रीट के अंदर अगर इस लेंथ तक, तो होगा क्या बोला मैंने, जो बाहर साइड आपने पी फोर्स इसमें अप्लाई कर रखा है रेनफोर्समेंट में, आपको दिख रहा होगा, ये पी फोर्स आपका कभी भी जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा उस बॉन्ड स्ट्रेस से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर डेवलपमेंट लेंथ तक अगर आपने स्टील रेनफोर्समेंट को एम्बेड कर रखा है, तो आपकी रेनफोर्समेंट में बॉन्ड में, ठीक है, आपकी रेनफोर्समेंट क्या है, सेफ है बॉन्ड में, बॉन्डिंग की कोई इश्यू नहीं आएगा अगर आपने डेवलपमेंट लेंथ तक एम्बेड कर रखा है किसको, रेनफोर्समेंट को, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड क्यों करते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने का सिंपल सा एक रीजन क्या है कि सफिशियंट बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप करना। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस में, कि ये डेवलपमेंट लेंथ एक्चुअल में होती कितनी है, ठीक है, जो ये डेवलपमेंट लेंथ एल डी है कितनी होती है, यानी कितना हम अंदर इसको इम्बेड करें जिससे कि सफिशियंट बॉन्ड डेवलप हो पाए, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप निकालिए कि जो टेंसाइल फोर्स पी आपने अप्लाई कर रखा है वो टेंसाइल फोर्स आपका निकालिए आप, ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड वेट करना, पता नहीं क्या है। हैंग कर गया, एक सेकेंड ना प्लीज, थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिए ये टेंसाइल फोर्स पी, जो टेंसाइल फोर्स आपने पी लगा रखा है यहाँ पे वो निकालिए, टेंसाइल फोर्स।
तो टेंसाइल फोर्स आपका देखिए कहाँ पे लग रखा है, टेंसाइल फोर्स आपका लग रखा है इसके डायमीटर पे लग रखा है, जो भी बार है, ये सर्कुलर बार में है यहाँ पे, ठीक है ना, ये सर्कुलर बार, तो ये बार सर्कुलर, सर्कुलर बार के आपके डायमीटर पे ये टेंसाइल फोर्स लग रखा है, तो आपको पता है एरिया किससे निकलेगा, एरिया आप, टेंसाइल फोर्स इक्वल टू होता क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो टेंसाइल फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, सिंपल सी बात है। स्ट्रेस आपका कितना है, डिजाइन स्ट्रेस लोगे आप यहाँ पे, स्ट्रेस कितना लोगे, स्ट्रेस लोगे आप यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस कितना है आपका 0.87 F y, जो टेंसाइल फोर्स पी लग रहा है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ बार में निकाल रहे हो आप, ठीक है, अभी अंदर नहीं जा रहे हो, बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेस की तरफ नहीं जा रहे हो, इसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वहां तरफ आप जा ही नहीं रहे हो अभी, अभी जो बाहर से आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है वही आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये निकल गया आपका डिजाइन स्ट्रेस, जो कि हम लोग एलएसएम में लेते हैं 0.87 Fy, और डब्ल्यूएसएम में ये वैल्यू लेते हो आप सिग्मा एस टी, ये आपको पता ही है, इंटू एरिया, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया आपका कितना हो गया π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। अब आप निकालिए बॉन्ड फोर्स, अगला आप निकालिए यहाँ पे बॉन्ड फोर्स, बॉन्ड फोर्स कितना निकल के आया वो निकालिए, अब आप जाओगे अंदर, ठीक है ना, बॉन्ड फोर्स, तो जब आप बॉन्ड फोर्स निकालोगे, तो बॉन्ड फोर्स जब निकालोगे तो वो निकलेगा अब स्ट्रेस इंटू एरिया से, यानी बॉन्ड स्ट्रेस कौन सा है, बॉन्ड स्ट्रेस इंटू एरिया, बॉन्ड स्ट्रेस आपका है टाउ बी डी, इंटू एरिया क्या होगा यहाँ पे, सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था, पेरीमीटर इंटू लेंथ, ठीक है, पेरीमीटर इंटू लेंथ आपका यहाँ पे क्या होगा, एरिया, ठीक है ना, एरिया यहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर इंटू लेंथ, तो पेरीमीटर कितना है पाई इंटू फाइव, पाई इंटू फाइव, एक बार के लिए पढ़ लें, अगर नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी तो एन आप लगा देना, ठीक है ना, तो पाई इंटू फाइव आपका क्या हो गया पेरीमीटर, साथ में जो लेंथ यहाँ पे है वो लेंथ है आपकी यहाँ पे एल इंटू डी, कहाँ तक आपने एम्बेड कर रखा है, एल डी तक, एल डी, और एल डी के बारे में बता ही चुका हूँ कि वो लेंथ जिसको प्रोवाइड करने के बाद, यानी अगर इतनी लेंथ तक आपने रेनफोर्समेंट को एम्बेड कर रखा है तो बॉन्ड में वो फेल नहीं करेगा, प्रॉपर बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी रेनफोर्समेंट और कॉन्क्रीट के बीच। तो ये निकल गया आपका टेंसाइल फोर्स, और दूसरा निकल गया बॉन्ड फोर्स। तो क्या करिए, टेंसाइल फोर्स जो निकल रहा है आपका उसको बॉन्ड फोर्स से इक्वेट करिए, क्योंकि जितना टेंसाइल फोर्स बाहर से लगेगा उतना ही बॉन्ड फोर्स अंदर भी डेवलप होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, जब आप 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो आया क्या देखिए, ये क्या निकल के आया 0.87 Fy इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू स्ट्रेस इंटू पेरीमीटर इंटू डेवलपमेंट लेंथ, ये एरिया इंटू स्ट्रेस आपका निकल के आ गया बॉन्ड फोर्स, ठीक है, ये दो फोर्स यहाँ पे निकल के आ गए। यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ से निकालना आपको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट लेंथ है, क्या निकालना है आपको, डेवलपमेंट लेंथ निकालना, तो डेवलपमेंट लेंथ बस आप रीअरेंज करके निकाल दीजिए, यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ आप रीअरेंज करिए और निकालिए एल डी इक्वल टू, जब आप डेवलपमेंट लेंथ निकालोगे तो डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकलेगा, पाई से, पाई आपका कैंसिल हो गया, टाउ बी डी नीचे गया तो ये 4 टाउ बी डी हो गया, ठीक है, और ऊपर कितना है आपका, सिर्फ बचा यहाँ पे एक 5 से 5 कैंसिल, तो आपका यहाँ पे बचा 5 इंटू 0.87 Fy, 5 इंटू 0.87 Fy अपॉन 4 टाउ बी डी, 4 टाउ बी डी, ये निकल के आ गया आपका फॉर्मूला डेवलपमेंट लेंथ का, यानी इस फॉर्मूले से जब आप जो आपको स्पेसिफिकेशन दिए होंगे उससे जो डेवलपमेंट लेंथ निकालोगे उतना ही अंदर आप रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के अंदर इम्बेड करोगे, ठीक है, रेनफोर्समेंट को उतना ही इस एलडी लेंथ के इक्वल ही आप इम्बेड करोगे, ये फॉर्मूला आपका निकला एलएसएम से। और न जाने कितनी बार एग्जाम में ये फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, कभी इसका न्यूमेरिकल पूछता है आपके एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, या कभी कभी इसका डब्ल्यूएसएम लगा के पूछ देता है डब्ल्यूएसएम कैसे निकालना आपको, ठीक है। तो मतलब समझ लो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल ही ध्यान रखना है, कभी भूलना नहीं इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया आपका, डायमीटर इंटू 0.87 Fy अपॉन 4 टाउ बी डी, डेवलपमेंट लेंथ का, ठीक है ना, ये निकल के आ गया डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, ये डेवलपमेंट लेंथ हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, डेवलपमेंट लेंथ आखिर में होती क्या है। तो अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट लेंथ की, तो लिखिए इसके बारे में, मैंने बता तो चुका हूं आपको, एक बार आप जब
डेफिनेशन लिख लोगे तो कंप्लीटली समझ जाओगे कि एक्चुअल में डेवलपमेंट लेंथ है क्या। डेवलपमेंट लेंथ डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इज मिनिमम लेंथ of reinforcement is minimum length of reinforcement required to be embedded inside concrete so that strength of reinforcement or we can say bond is not less than the strength of reinforcement in tension. The strength of reinforcement in tension. ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ आपकी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखा दिया आपको कि वही चीजें जो मैंने बताई आपकी कि मिनिमम लेंथ जो आप क्या करोगे रेनफोर्समेंट को रिक्वायर्ड टू बी एम्बेडेड इनसाइड द कंक्रीट, यानी कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट को मिनिमम लेंथ कितना अंदर तक आपको डालना है सो दैट जो बाहर से फोर्स खींच रहा है वो फोर्स आपका कम रहे जो इनसाइड आपका डेवलप हो रहा है फोर्स, ठीक है ना, जो आपका इनसाइड जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसके कंपेरिजन में जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो कम रहे। अगर बाहर का फोर्स कम रहेगा तो यानी आपकी जो रेनफोर्समेंट है वो बाहर नहीं जाएगी, ठीक है ना। अगर बाहर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो रेनफोर्समेंट आपकी क्या हो जाएगी, वहां से बाहर की ओर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज मैंने आपको बताया यहाँ पे और यही चीज मैंने लिख भी दी, ठीक है ना। तो अगर डेवलपमेंट लेंथ की मैं बात करूं तो डेवलपमेंट लेंथ आपकी 5 इंटू सिग्मा एस टी 0.87 की जगह पे सिग्मा एस टी इंटू 4 टाउ बी डी, ये फॉर्मूला इसका हो जाता है डब्ल्यू एस एम से। कभी आपको सिग्मा एस टी दे रखी है और अगर आपको बोल दे कि वो बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करिए तो आप इजीली डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो एलएसएम से चेंजेस और डब्ल्यूएसएम में चेंजेस क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेसेस का चेंजेस है। एलएसएम में 0.87 एफ वाई है और डब्ल्यूएसएम में ये स्ट्रेस हो जाता है सिग्मा एस टी, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, सो एक टेबल आप बनाइए, यहाँ पे मैं बगल में बना रहा हूँ, एक टेबल बनाइए जिसमें बाउंड्री टेस्ट में वैल्यू लिख रहा हूँ और एग्जाम में पूछता है इसके डायरेक्टली आजकल ये वैल्यूज पूछ रहा है एग्जाम में, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। सिंपल सी है, ठीक है, बड़ी टेबल है लेकिन आप याद इजीली रख सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्क्रीट, पहले लिखिए आप यहाँ पे M20 M25 M30 M35 M40 M45 और M50, ये आपके होगी कॉन्क्रीट। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ WSM और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ LSM। इसमें आपकी बॉन्ड की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ टाउ बीडी माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ टाउ बीडी माइल्ड स्टील के लिए सिर्फ एज पर IS 456-2000 456-2000 के अकॉर्डिंग टाउ टाउ बीडी की वैल्यू कितनी इन्होंने निकाल के दे रखी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए जो WSM है वहां पे देखिए 0.8 से स्टार्ट होगा और एक एक पॉइंट जोड़ते जाइए, 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4, तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है 0.8 से स्टार्ट हो रहा है और 0.8 आपका M20 हम लोग आपको बताइए मिनिमम जो आरसीसी में कंक्रीट यूज करते हैं वो M20 ही यूज, M20 के लिए 0.8 आपका किसके लिए WSM के लिए, फिर 0.11 ऐड करते जाइए आप 1.4 पर। अगर हम बात करें LSM की तो LSM के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेस इन्होंने ले रखा है M20 के लिए वो ले रखा है 1.2,
ये ले रखा है 1.2, उसके बाद आप 0.2 ऐड कर दीजिए 1.4, देन उसके बाद 0.1 ऐड करिए 1.5, उसके बाद आप 0.2 ऐड करिए 1.7, और फिर आपको 2 ऐड करना है और 1.9, और फिर 1.9, फिर 1.9। ठीक है, ये आप एलएसएम के लिए वैल्यूज हैं, यानी पहले आपका 0.2, उसके बाद आपका 0.1, देन उसके बाद आपका 0.2, उसके बाद फिर अगेन आपका 0.2 ऐड करना है आपको, और देन उसके बाद आपका 0.0, उसके बाद आपका 1.9 लिमिटिंग वैल्यू है एलएसएम के केस में। तो बॉन्डेज टेस्ट की वैल्यू, वैसे तो ये आईएस कोड की प्रोविजंस हैं, सारे जो आईएस कोडल प्रोविजन है ये आईएस कोडल प्रोविजन में दिए हुए हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ भी रहा है आपसे बॉन्डेज टेस्ट की, M30 कंक्रीट के लिए बॉन्डेज टेस्ट बताइए, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। याद होने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मैंने बता दिया आपको, M20 के लिए याद कर लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना ही दिमाग लगा के याद करना है। डब्ल्यूएसएम के लिए तो बहुत ही ईजी है, 0.8 फिर 0.111111 ऐड करते जाइए। एलएसएम की मैं बात करूं तो एलएसएम में आपका थोड़ा सा याद रखना है कि पहले आपका 1.2 से स्टार्ट होगा, फिर 0.2 ऐड होगा, फिर 0.1 ऐड होगा, फिर 0.2 ऐड होगा, फिर अगेन 0.2 ऐड होगा, और जैसे ही आपका 1.9 आ गया तो वो आपका सैचुरेशन लिमिट है, 1.9 से ऊपर नहीं हो पाएगा वो, ठीक है ना। तो 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.9, 1.9, ये आपकी हो गई बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 फॉर माइल्ड स्टील। किसके लिए आपकी है? माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है ना। HYSD बार्स के लिए ये वैल्यू नहीं है, HYSD बार्स के लिए वैल्यू डिफरेंट है, बताता हूँ मैं आपको क्या करना है आपको इसके लिए। तो पहले आप इतने तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंकरेज से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आपका काम कराया है, इससे पहले हमने अभी हमने यहाँ से कराना स्टार्ट किया था। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले, पहला पेज। दूसरा, तो एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस हमने निकाल ही दिया है, आपको पता है डायरेक्ट फोर्स पी की वजह से जो बॉन्ड डेवलप होगा वो एंकरेज बॉन्ड कहलाता है। और उसके बाद हमने डेवलपमेंटल लेंथ डिस्कस की। डेवलपमेंटल लेंथ वो होती है कि रिइंफोर्समेंट को हम कंक्रीट के अंदर कितना इम्बेड करें जिससे कि सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो पाए, और जो पी फोर्स आपका आउटर, जो रिइंफोर्समेंट के आउटर मोस्ट डायरेक्शन में पी फोर्स लग रहा है वो पी फोर्स कम हो किसके कंपेरिजन में, जो अंदर आपका बॉन्ड फोर्स जनरेट हो रहा है उससे, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी डेवलपमेंटल लेंथ। देन हमने टेंसाइल फोर्स निकाला, टेंसाइल फोर्स आपने जो बाहर की ओर स्टील जो फोर्स लगा रही है वो निकाला आपने, ये निकल गया आपका डिजाइन स्ट्रेस इनटू एरिया से। फिर आपने निकाला बॉन्ड फोर्स, बॉन्ड फोर्स यानी जो टेंसाइल फोर्स है इसकी वजह से जो बॉन्ड फोर्स डेवलप हो रहा है वो निकाला आपने। तो इस वजह से बॉन्ड फोर्स कौन सा डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस आपका कितना है, टाउ बी डी इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर के आपका 5 इंटू एल डी। देन इसके बाद दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि जितना आपका टेंसाइल फोर्स लगेगा उतना ही बॉन्ड फोर्स भी डेवलप होगा इनसाइड। जब आपने इसको इक्वेट किया तो डेवलपमेंट लेंथ की एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपकी बन के आई, जो है आपकी 5 इंटू 0.87 FY अपॉन 4 टाउ बी डी, या बोल सकते हो आप 5 इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी, ठीक है। ये इक्वेशन बन के आई जिससे आप डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। फिर मैंने डेवलपमेंट लेंथ की यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई, वही चीजें, और ये आपका डेवलपमेंट लेंथ के लिए इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये सारे कोडल प्रोविजन चल रहे हैं, ये कोडल प्रोविजन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूँ आपसे। इसका मतलब ये है कि आपको इन चीजों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इनको एकदम रट के जाना है एग्जाम में, ठीक है। समझ के जाना है, वैसे तो समझ सको तो, समझ ही नहीं पाओगे तो रट देना पूरा, ठीक है ना। एकदम ये तोता रटता है ना वैसे रट देना आप लोग। ये देखिए, उसके बाद ये आपका माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए जो टाउ बी डी की वैल्यूज हैं वो वैल्यूज मैंने आपको बता दी है, याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक आपने अगर स्क्रीनशॉट इस वाले पेज का तो मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप डालिए एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट डालना है आपको भी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। नोट, नोट क्या कहता है, ये कहता है ये तो आपका माइल्ड स्टील के लिए टाउ बीटी की वैल्यू होगी, तो नोट में जो हमारा आईएस कोड कहता है वो कहता है आपका फॉर अदर बार, फॉर अदर बार, अदर स्टील HYSD, लाइक कौन सी HYSD हो गई, होल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स हो गई, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स हो गई, यानी HYSD CTD TMT बार। टाउ बीडी की जो वैल्यू होती है, टाउ बीडी की वैल्यू इंक्रीज बाय, इंक्रीज बाय 60%। जितनी भी टाउ बीडी की वैल्यू आपकी आएगी उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे 60% से।
यानी उसमें बॉन्ड स्ट्रेस 60% ज्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू IS कोड। और 60% वैल्यू कैसे आई ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये क्यों इंक्रीज कर रखी है ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। देख लीजिए, गोले में डाल लिया है, इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उनके, ठीक है। तो फॉर अदर स्टील HYSD CTD TMT बार टाउ बीडी इंक्रीज बाई 60%। तो जो भी टाउ बीडी माइल्ड स्टील में कैलकुलेट हो रखी है वो माइल्ड स्टील की वैल्यू को 60% इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर M25 के लिए LSM में वैल्यू अगर 1.4 है, तो ये माइल्ड स्टील के लिए है। अगर आपको बोलेंगे कि डिफॉर्म्ड बार्स के लिए M25 के लिए LSM में वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे, 1.4 इंटू 1.60, ठीक है। 60% आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। जितना भी 60% आएगा इसका 1.4 का 60% निकाल दीजिए। देन उसके बाद आप उसको ऐड कर दीजिए जितना भी निकल के आया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया आपका क्या, फॉर स्टील बार इन, ठीक है, HYSD CTD और TMT बार, ठीक है, अगर इनके लिए। देन उसके बाद अगर यही बार्स आपकी कॉम्प्रेशन में है, ठीक है, अगर ये बार्स आपकी किस में है, कॉम्प्रेशन में है, फॉर बार इन कॉम्प्रेशन, फॉर बार इन कॉम्प्रेशन, फॉर बार इन कॉम्प्रेशन, increase tension value by increase tension value by 25%। जो टेंशन में वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर देंगे 25% से और ज्यादा, अगर बार कॉम्प्रेशन में आपने प्रोवाइड कर रखी है तो। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोविजन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं रीजन बताता हूँ, रीजन क्या है, ठीक है ना। ये अभी मैं रीजन बताता हूँ। तो टेंशन में आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई, ये टेंशन में वैल्यू आई थी, ठीक है, तो पहले वाली वैल्यू थी, टेंशन में निकल के आई थी। यानी फॉर अदर स्टील HYSD CTD TMT बार से टाउ बीडी इंक्रीज बाई 60%, जो कि आपका टेंशन में है, ठीक है। लेकिन अगर यही बार आपकी कॉम्प्रेशन में प्रेजेंट है, तो जब कॉम्प्रेशन में प्रेजेंट होंगी तो आप जो कॉम्प्रेशन जो टेंशन वाली वैल्यू आ रही है उस टेंशन वाली वैल्यू को भी 25% और इंक्रीज कर दोगे। यानी अगर आपको एग्जाम्पल वाइज समझें तो जैसे आपने टेंशन में कितनी निकाली थी, 1.4 का 60%, उसके बाद आपने उसको 1.4 में ऐड किया। अब आप क्या करोगे, जितना टोटल आया उसका 25% निकालोगे और उसको आप क्या करोगे, टोटल में से ऐड करोगे। बाई चांस वैल्यू आपकी आई 1.7, ठीक है, 60% करके, तो आप क्या करोगे, इसका 25% निकालिए, जितनी भी वैल्यू आ रही है 1.25 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्टली आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या वैसे भी कर सकते हो, इसका 25% निकालिए, जितना आया उतना आप 1.7 से प्लस कर दीजिए। उतना आपको बॉन्डे लेना है किसके केस में, अगर बार आपकी कॉम्प्रेशन में है, ठीक है, अगर बार आपकी कॉम्प्रेशन में है। ये आप न्यूमेरिकल भी करोगे तो समझ जाओगे इजीली, जैसे कोई इतना कुछ दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स तो आती होगी, ठीक है, 10th में नॉर्मल एप्टीट्यूड सभी की होती है, तो यहाँ पे एप्टीट्यूड तो लगाना है, कुछ थोड़ी ना है, ठीक है ना। 60% इंक्रीज करनी है वैल्यू आपकी, किसमें ध्यान रखना, 10 जो सेकंड वाले में इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, कॉम्प्रेशन में। कॉम्प्रेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका, गलती कहाँ पे होती है बच्चों की, वो करते हैं बार इन कॉम्प्रेशन इंक्रीज इन टेंशन है यहाँ पे, ये पॉइंट ध्यान रखना, टेंशन। तो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, गलती वो लोग 25% आपका अगर कॉम्प्रेशन में पूछेगा, तो अगर एक का पूछा तो वो क्या करेंगे, 1 इंटू 1.25 करेंगे और सीधे आ जाएंगे। वो गलत है। पहले आपको इसका 60%, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्रेशन में बार तभी प्रोवाइड करते हो जब आप टेंशन में प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना। तो टेंशन के बाद ही तो कॉम्प्रेशन में बार प्रोवाइड करते हो, तो अगर आपने कॉम्प्रेशन में बार प्रोवाइड कर दी इसका मतलब टेंशन में है ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेंशन में निकालोगे, HYSD CTD TMT बार्स के लिए। टेंशन में निकालने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें जो निकली वैल्यू उसमें 25% आप फिर और ऐड करोगे, वो कॉम्प्रेशन में आपका बॉन्ड टेस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड टेस्ट के कॉन्सेप्ट है कुछ। अब डिस्कस करते हैं कि ये आए कैसे, ठीक है ना। ये आए कैसे तो नहीं, ये क्यों आ रहे हैं, क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। नोट डालिए इसका भी एक नोट डालिए, ठीक है। अगर हम बात करें जो पहला वाला है, यानी 60% इंक्रीज क्यों करते हैं टेंशन में HYSD CTD और TMT बार्स के लिए, तो आप देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये कोई नॉर्मल बार है, ये आपकी है नॉर्मल बार, और दूसरी जो बार यहाँ पे है ये कौन सी है, HYSD CTD या TMT बार्स कुछ ऐसी होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्लास में बताया था, अगर कोई याद होगा तो आप लोग वैसे समझ चुके होंगे क्या होने वाला है, ठीक है। ये आपके हैं HYSD बार, HYSD बार। तो HYSD बार ये है, ये नॉर्मल बार है, और ये कहलाते हैं आपके कोरोगेशन। ये क्या कहलाते हैं आपके, कोरोगेशन।
जब इसमें आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो बार बार मैंने 2-3 बार बता दिया, पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो कोरिगेशन जहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए एडवाइजरी बार में पेरीमीटर ज्यादा होगा नहीं होगा नॉर्मल बार के कंपेरिजन में। नॉर्मल बार के कंपेरिजन में देखिए पेरीमीटर यही तो है नॉर्मल बार का। लेकिन इसमें देखिए पेरीमीटर आपका पूरा ये यहाँ से अंडर से होते हुए जा रहा है, ये पूरा पेरीमीटर देखिए आप। तो यहाँ पूरा बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा। यानी जो कोरिगेशन इफेक्ट है, इसकी वजह से दो चीजें होती हैं। एक तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिसकी वजह से एच बार ज्यादा स्ट्रेंथ दे पाती है। सेकंड में आपका इसकी वजह से ज्यादा पेरीमीटर बनता है, किसी बार का आपका कॉन्टेक्ट एरिया जो बोलते हैं कंक्रीट के साथ, वो ज्यादा होता है, जिस वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है वो ज्यादा डेवलप होती है। किस केस में? एच सीटीडी या टीएमटी बार में। ये सीटीडी या टीएमटी बार में भी, टीएमटी बार में भी, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो होगा क्या, जो कोरुगेशन इफेक्ट है उसकी वजह से एच सीटीडी या टीएमटी बार का पेरीमीटर काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बार, जिस वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बार। नॉर्मल बार कौन सी है? नॉर्मल बार आपकी माइल्ड स्टील बार तो है नॉर्मल बार, एज कम्पेयर टू द माइल्ड स्टील बार। तो माइल्ड स्टील बार से ज्यादा कितना होगा, मैंने बता दिया आपको कितना, 60%। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। 60% increase because for deformed bars, the actual contact area of bar, with concrete is much more than the contact area, based on the nominal dia of the plane bar, nominal dia of plane bar। ये तो हो गया आपका 60% इंक्रीज करने का रीजन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 60% इंक्रीज करने का रीजन। देन उसके बाद देखिए अगला आपका कॉम्प्रेशन का रीजन पढ़ते हैं। कॉम्प्रेशन का रीजन पढ़ने से पहले हम उसको एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो लिख क्या लेते हैं एक बार समझ लेते हैं उसको भी, ठीक है। पहले आप देखिए मैं दो बार यहाँ पे बना रहा हूँ, सिमिलर वे में बना रहा हूँ। एक तो मैंने आपको कोरिगेशन के इफेक्ट के हिसाब से समझा दिया मैंने आपको, दूसरा मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ इसको, ठीक है। दोनों के एक ही साथ समझा देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए मैं कॉन्क्रीट का ब्लॉक बना रहा हूँ, एक थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि क्लैरिटी बनी रहे। ये हो गया आपका कौन सा? टेंशन में, टेंशन में हो गई बाहर ये। इस बार में लगा रहा हूं मैं टेंसाइल फोर्स, ये लग गया आपका टेंसाइल फोर्स, ठीक है। जिसमें कि हमने 60% इंक्रीज करी थी वैल्यू, अगर टेंशन अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। सिमिलर बार में कोरिगेशन बार, कोरिगेटेड बार बना रहा हूँ यहाँ पे। इस कोरिगेटेड बार में मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे कॉम्प्रेशन। अब यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? कॉम्प्रेशन। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉम्प्रेसिव जो फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, इस कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से बॉन्ड स्ट्रेस हमने 25% टेंशन से भी ज्यादा क्यों बढ़ाया है। आप अगर बात करें बॉन्ड स्ट्रेस की इस केस में, तो ये आपका देखिए बॉन्ड स्ट्रेस पेरीमीटर आपका ये तो दे रहा है, ठीक है। ये आपका पूरा पेरीमीटर है जो बॉन्ड डेवलप करवा रहा है। सिमिलर वे आपका बॉटम पे भी ये वाला पेरीमीटर है जो बॉन्ड डेवलप करा रहा है, ठीक है। जब टेंशन बाहर की ओर इस बार को खींच रहे हो, ठीक है, इमेजिन करना, जब बार को आप बाहर की ओर खींचोगे तो होगा क्या, इस टेंसाइल फोर्स की वजह से ये पेरीमीटर पे आपका टाउ बीडी डेवलप होगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्रेसिव फोर्स अंदर की ओर पुश करोगे इसको, अगर अंदर की ओर पुश करोगे तो ये एरिया तो आपका पेरीमीटर है ही जहाँ पे बॉन्ड डेवलप हो रहा है। इतने एरिया में पेरीमीटर में तो बॉन्ड डेवलप हो ही रहा है।
लेकिन आप देखिए यहाँ पे बियरिंग एक्शन भी डेवलप हो रहा है। बियरिंग एक्शन क्या होता है? बियरिंग एक्शन की वजह से आपका देखिए यहाँ पे भी बॉन्ड स्ट्रेस, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये क्या करेगा, कंक्रीट को दबाएगा। तो कंक्रीट को दबाएगा तो आप देखिए यहाँ पे भी बॉन्ड डेवलप होगा, ठीक है, बॉन्ड यहाँ पे भी स्ट्रेस डेवलप होगा। अब जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है ना, जो फ्रंट की कंक्रीट है ये भी रिस्पॉन्सिबल होगी कंप्रेशन के केस में बॉन्ड डेवलप करने के लिए। यानी 60% तो आपको इंक्रीज करना ही है। 25% आपका इसलिए इंक्रीज करो क्योंकि बियरिंग एक्शन की वजह से देखिए आप यहाँ पे बॉन्ड डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली कंक्रीट है, अगर ऊपर वाले केस में देखोगे तो ये वाली कंक्रीट जो यहाँ पे ये वाली कंक्रीट है, ये कंक्रीट आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है बॉन्ड के लिए। दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, फॉर बॉन्ड। ये आपका पार्ट प्ले नहीं कर रही है बॉन्ड के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, जब इसको कॉम्प्रेस करोगे, इस बार को अंदर की ओर धक्का दोगे, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसीलिए हम लोग 25% यहाँ पे इंक्रीज करते हैं एज ऑफ टेंशन वैल्यू। टेंशन की वैल्यू का 25% हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं इसी रीजन की वजह से, बाकी कोई रीजन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना? बहुत इजी तरीके से मैंने समझा दिया आपको ये चीजें, ठीक है। सेकंड देखिए आप, सेकंड जो हमने लिखा था कॉम्प्रेशन के लिए क्यों किया, उसके लिए भी हम लोग कर देते हैं। फॉर बार्स इन कॉम्प्रेशन, फॉर बार्स इन कॉम्प्रेशन, फॉर बार्स इन कॉम्प्रेशन द अबव वैल्यू, वैल्यू ऑफ टेंशन लिख दो, अबव वैल्यू ऑफ टेंशन may be increased by, above value of tension may be increased by, may increase by 25%. This is because, this is because the end bearing of bar, end bearing of bar help in resulting compression, in resisting compression, resisting compression. Also the possibility of cracking concrete is nil in compression. Also the possibility of concrete cracking in compression is nil. ठीक है। तो देखिए जो बॉन्ड स्ट्रेस आपका, देखिए मैंने बोला आपको जो एंड बियरिंग एक्शन है, एंड बियरिंग एक्शन कहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे गोला बना रखा है, यहाँ पे एंड बियरिंग एक्शन, यहाँ पे बार का एंड है और कॉम्प्रेशन जो कॉन्क्रीट है वो जब आपस में क्या करेंगे, पुश करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे आपका एंड बियरिंग एक्शन डेवलप होगा जिससे कि बॉन्ड बढ़ेगा। साथ में अगर हम बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉन्क्रीट में अगर हम इतनी बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज कर भी देंगे, सॉरी, अगर बॉन्ड की वैल्यू हम इतनी इंक्रीज कर भी देंगे, तब भी जो कंक्रीट है वो क्रैक नहीं करेगी। ज्यादा बॉन्ड होने से कंक्रीट क्रैक कर सकती है ना, स्टील में इतना बॉन्ड प्रोवाइड कर दिया आपने कि कंक्रीट ही क्रैक कर गई पूरी। टेंशन साइड में बियरिंग एक्शन से आपकी कंक्रीट यहाँ क्रैक कर सकती है, देखिए ये एरिया में आपकी क्रैक कर सकती है इसमें। लेकिन अगर आप कॉम्प्रेशन में इसको करोगे तो कॉम्प्रेशन में आपकी स्ट्रेचेस की डायरेक्शन यहाँ पे, ये आउटवर्ड डायरेक्शन थे ना स्ट्रेचेस की, यहाँ पे स्ट्रेचेस कौन सी डायरेक्शन में थे, आउटवर्ड। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेचेस डेवलप होंगे की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। इनवर्ड डायरेक्शन में जब स्ट्रेचेस डेवलप होंगे तो इनवर्ड डायरेक्शन की वजह से देखिए जो एरिया मिल रहा है आपको, काफी ज्यादा एरिया मिल रहा है, जिस वजह से आपका यहाँ पे क्रैकिंग नहीं होगी इजिली एज कम्पेयर टू टेंशन। टेंशन की वजह से क्रैकिंग जितनी इजिली हो पाएगी उतनी इजिली यहाँ से कॉम्प्रेशन की वजह से नहीं हो पाएगी क्रैकिंग, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस को इंक्रीज कर सकते हैं 25%, जो आपका टेंशन में आ रखा है उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत? कौन से बार के लिए? सर इस बार के लिए पेरीमीटर अलग नहीं होगा कंपेयर टू प्लेन बार।
आप ये कह रहे हो कि ये क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर जो 60% जो निकल रखा है आपका, कैलकुलेट कैसे किया, 60% कैसे आया पूछ रहे हो क्या मेरे से, या क्वेश्चन क्या आपका एक बार क्लियर कर देंगे अगर। सर क्वेश्चन ये है कि जो प्लेन बार होगी ना, जी उसका पैरामीटर मान लो जैसे 250 है इन केस ना, हाँ तो अगर एच वाई एस डी और कॉरिगेटेड है तो उसका पैरामीटर बढ़ ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है। हाँ तो सर वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो है क्वेश्चन। देखिए वो कैलकुलेशन वही तो मैंने आपको जब पहले बार में पढ़ाया था, मैंने उसी टाइम पे कह दिया था कि 60% आया कैसे, मेरे से मत पूछना ये चीज, मैंने बोला था ना आपसे। क्योंकि ये एलएसएम का आप देखिए, अगर कोडल प्रोविजन खोलोगे तो कोडल प्रोविजन से मैंने उठा के ले रखा है। तो एक्सपेरिमेंट, ये जो पेरीमीटर है वो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, पूरा एक्सपेरिमेंट करे होंगे तभी पेरीमीटर कैलकुलेट किया होगा, दोनों का पेरीमीटर उन्होंने निकाल के पूरा कंपेरिजन किया होगा ना, तभी निकाला होगा उन्होंने। अब हम लोग पेरीमीटर इसका निकाल नहीं सकते हैं वैसे डायरेक्टली, अगर देखा अब मैं यहीं पे कंपेरिजन करूंगा तो डायरेक्टली हम लोग पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डाया और बार दे रखा है अगर आपको, यानी अगर उन्होंने बोल दिया अगर आपको एच वाई एस डी का पेरीमीटर अगर आपका 25 है और इसका मतलब डाया कुछ अगर आपको दे रखा है, तो उसके बाद आपका पेरीमीटर वैसे आएगा सेम ही यहाँ से, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में हम देखें, ठीक है, एच वाई एस डी हो या प्लेन हो, दोनों का अगर डाया 25 है तो पेरीमीटर तो आपका सेम ही आना है, अगर आप थ्योरेटिकली आप यहाँ पे प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे, थ्योरेटिकली मतलब देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में पेरीमीटर एच वाई एस डी का ज्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे कॉरिलेशन रहते हैं। और ये पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया मुझे भी नहीं पता कैसे कैलकुलेट किया, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेस पे उन्होंने कैलकुलेट कर रखी वैल्यूज, उसके बाद इन्होंने 60% इंक्रीज कर रखा है। क्यों इंक्रीज कर रखा है ये मैंने बता दिया आपको, यही रीजन मैं बता भी सकता हूँ आपको, इसका क्यों कर रखा है बता दूंगा, लेकिन कैसे कर रखा है ये चीज आपका नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका एक्सपेरिमेंटल बेसिस है। मैंने आपको बताया था ना पहले दिन ही, जो एलएसएम है, एलएसएम आपकी रेशनल मेथड है। रेशनल मेथड मतलब क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे चलती है ये, ठीक है ना। तो जो वैल्यूज यहाँ पे आ रखी है वो एक्सपेरिमेंट के, अब जैसे आप ये बोल दोगे कि 1.15 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही क्यों ली, क्यों उन्होंने 1.30 नहीं ली, तो मैं कैसे बताऊंगा बताइए, जैसे कि 1.50 की पार्सल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट में क्यों ली सर, आप 1.75 क्यों नहीं ले पाए उसको, ठीक है ना। तो वो आपका टोटली कोऑर्डिनेट जो आपको बोल रखा है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट उन्होंने दे रखी वैल्यू। डब्ल्यूएसएम में ऐसी चीजें नहीं थी, डब्ल्यूएसएम में हम बहुत सी चीजें हम लोग निकाल सकते थे वहां पे, ठीक है, लेकिन सारी चीजें हम लोग डब्ल्यूएसएम में भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो आरसीसी आपका रेशनल मेथड और आपका जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है उनके बेस पे बहुत चलती है आरसीसी पूरी की पूरी, ठीक है ना। सर मतलब पेरीमीटर ऑफ प्लेन स्टील प्लस 60% पेरीमीटर ऑफ एच वाई एस डी, पेरीमीटर नहीं, बॉन्ड स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस पेरीमीटर नहीं, ये थोड़ी ना 60% जब ऐड करोगे तो वो, मैंने पेरीमीटर 60% ज्यादा होगा नहीं कहा, मैंने बोला बॉन्ड 60% ज्यादा होगा। तो बॉन्ड 60% ज्यादा होने का मतलब जरूरी नहीं है कि पेरीमीटर आपका 60% ज्यादा हो जाएगा तो 60% बॉन्ड ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड जरूरी नहीं है कि पेरीमीटर अगर 60% ज्यादा है तो बॉन्ड भी 60% ही ज्यादा होगा, ये वैल्यूज मैं नहीं बोल सकता हूँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इतना बता सकता हूँ कि जो बॉन्ड होगा वो 60% ज्यादा होगा, ठीक है ना, 60% बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर लेने की जरूरत पड़ेगी कहाँ पे, कहाँ पर पेरीमीटर लेने की जरूरत पड़ेगी बताइए, आपको सारी वैल्यूज कोड ने कैलकुलेट करके दे दी हैं, तो पेरीमीटर आपको जरूरत कहाँ पड़ेगी बताइए, जो आप पेरीमीटर पे इतना घुसे हो, आपको पेरीमीटर लेने की जरूरत ही कहाँ पड़ रही बताइए एक बार मुझे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कुछ भी करोगे तो पेरीमीटर की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर तो जस्ट एक समझने के लिए बताया था कि पेरीमीटर जिसका ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा होगा, ये मैंने जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। लेकिन जो पेरीमीटर एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कहीं पे भी कैलकुलेट करके नहीं पड़ेगा आपको, यानी आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पे एच वाई एस डी का पेरीमीटर निकालिए, फिर प्लेन बार का पेरीमीटर निकालिए, उसके बाद बॉन्ड निकालिए, ऐसी जरूरत कहीं पे पड़ने वाली नहीं है। आपको डायरेक्टली बॉन्ड निकालना है तो वो आप कहीं कहाँ घुस रहे हो खाली कॉन्सेप्ट में, वहां जाना ही नहीं है आपको कुछ वहां, ठीक है ना। ओके ठीक है, समझ आ गया, गुड। तो वो पेरीमीटर वो कॉन्सेप्ट में आपको जाना ही नहीं है, वहां कोई काम का नहीं है, वो आपके काम का है ही नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके दे रखी है आपको, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को, किसी को कोई दिक्कत इसमें और बताइए। ठीक है, क्वेरीज आ रही है वो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है
एक सेकेंड वेट करिए। हाँ जी, तो ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, इसके अलावा कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, नो, ठीक, ठीक है, गुड, ठीक है। हेडिंग डालिए आप सम आईएस कोडल प्रोविजंस। अब आपको करने हैं बॉन्ड के लिए आईएस कोडल प्रोविजंस, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ आईएस कोडल प्रोविजन। आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है ना? अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए है तो स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ से लेना था स्क्रीनशॉट? ये यहीं से स्क्रीनशॉट लेना होगा, यहाँ तो दे दिया था। ये लग रहा है मैंने एक तो आपको टेंशन में 60% आपको इंक्रीज करना है, कॉम्प्रेशन में 25%, टेंशन में जितना आर की वैल्यू उसको इंक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू आईएस 453। उसके बाद देन उसके बाद देखिए, ये मैंने बताया आपको क्यों इंक्रीज करते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे कॉम्प्रेशन और टेंशन का कंपैरिजन करके, कॉम्प्रेशन में आप क्यों 25% टेंशन का इंक्रीज करते हो, एंड बियरिंग एक्शन आपको दिख रहा होगा। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग आईएस कोडल प्रोविजन। ओके, अगला देखिए आप आईएस कोडल प्रोविजन। सम कर लीजिए, सम आईएस कोडल प्रोविजन। ठीक है, कुछ आईएस कोडल प्रोविजन बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, और वो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला प्रोविजन ये कहता है, ठीक है, पहला प्रोविजन क्या कहता है, नंबर 1 लिखिए पहले, इसको समझते हैं फिर उसके बाद। फर्स्ट प्रोविजन इज फॉर प्रोवाइडिंग लैब लेंथ, फॉर प्रोवाइडिंग लैब लेंथ, फॉर प्रोवाइडिंग लैब लेंथ मिनिमम एलडी, मिनिमम एलडी must be labbed, must be labbed। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लैप लेंथ तो होती क्या है, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं लैप लेंथ आखिर क्या होती है, कि लैपिंग हम लोग प्रोवाइड क्यों करते हैं। कहीं कहीं पे कंडीशंस क्या बनती है, बेंडिंग स्ट्रेस काफी हाई होता है, ठीक है, जैसे आपको पता है सिंपली सपोर्टेड के सेंटर में आपको पता है बेंडिंग स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस हाई होने की वजह से एक बार जो हम प्रोवाइड करेंगे वो एक बार टोटल बेंडिंग को ले नहीं पाती, ठीक है ना, टोटल बेंडिंग को वो नहीं पूरी क्या कर पाती है, रजिस्ट कर पाती है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बार को लैप कर देते हैं आपस में, कि एक बार को लैप कर दिया दूसरे बार के साथ, दूसरे बार को लैप कर दिया तीसरे बार के साथ। कैसे कैसे लैप करेंगे, लैप हम ऐसे करते हैं, देखिए ये कोई बार है, ठीक है, ये कोई स्टील की रॉड बार है, इस बार को हम लैप कर देंगे किसी दूसरे बार के साथ, दूसरे बार के साथ हम इसको लैप कर देंगे, यानी यहाँ से आपने दूसरी बार स्टार्ट करी अब, और इसको यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया, इसको कहते हैं लैपिंग। ठीक है, ऐसे आपने क्या कर दिया, बार को लैप कर दिया, ठीक है, ये कहलाती है लैपिंग। लैपिंग, और लैपिंग आपकी करती क्यों है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस आपका हाई रहता है, तो बेंडिंग स्ट्रेस आपकी सिंगल बार रजिस्ट नहीं कर पाती उस पॉइंट पे, तो वहां पे हम बार की लैपिंग करते हैं, यानी जितनी भी बार वहां पे उस पॉइंट पे आ रही होंगी हम सारी बार को लैप कर देंगे, ठीक है ना, ताकि आपका आप देखिए दो बार एक कॉन्टेक्ट में आ गई, अगर इस पॉइंट में आपका बेंडिंग स्ट्रेस हाई है इस वाले रीजन में, तो यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा बार कॉन्टेक्ट में है, तो एक से ज्यादा बार कॉन्टेक्ट में होने की वजह से जो बेंडिंग होगी वो बहुत अच्छे से रजिस्ट कर पाएंगे बार, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है आपका प्रोविजन पहला, फॉर प्रोवाइडिंग लैब लेंथ मिनिमम एलडी मस्ट बी लैब्ड, यानी जो लैब के लिए जो लेंथ आप लैब कर रहे हो आपस में, दैट शुड नॉट बी लेस देन एलडी। एलडी क्या है आपकी डेवलपमेंट लेंथ, जो कैसे निकलती है पाई इंटू
0.87 fy अपॉन 4 टाउ vd, ठीक है ना, 5 इंटू 0.87 fy इंटू 4 टाउ vd से निकलती है ये लैप लेंथ, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कोडल प्रोविजन। अब जाते हैं हम लोग सेकंड कोडल प्रोविजन की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट है। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कोडल प्रोविजन की ओर, कोडल प्रोविजन नंबर 2, ठीक है। लैपिंग क्या होती है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। कोडल प्रोविजन नंबर 2, तो यहाँ पे आप लिख भी दो बोले, कभी काम आ जाएगा। लैपिंग इज प्रोवाइडेड टू काउंटर बेंडिंग स्ट्रेसेस, लैपिंग इज provided to counter higher bending stresses, higher bending stresses। और बता दिया मैंने आपको कोडल प्रोविजन, ये ध्यान रखना, मिनिमम एलडी ऑप्शन में कभी दिखेगा, लैब लेंथ में क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कितना लेंथ तक हम मैक्सिमम लैब प्रोवाइड करते हैं, तो एलडी हमें मिनिमम लैपिंग करनी ही करनी है, ठीक है ना। देन उसके बाद सेकंड जो कोडल प्रोविजन है, वो कोडल प्रोविजन क्या होता है, एज पर आईएस कोड, देखिए आप, एज पर, यहां से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे थोड़े, एज पर आईएस कोड एज पर आईएस 456 2000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456 2000 एक रिक्वायरमेंट है जो हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए आपकी, एल डी, ध्यान से देखना, एल डी शुड बी लेस देन इक्वल टू m1 अपॉन v। जो एल डी की वैल्यू है, डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू है, ये डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू हमेशा आपकी लेस देन इक्वल टू m1 अपॉन v के होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि ये एलडी क्या है, ये एलडी है आपकी रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है लैपिंग के लिए, यानी कहां तक आपको डेवलपमेंट है स्टील रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के अंदर, यानी एलडी, मैंने ये वाली वैल्यू है ना एलडी, देखिए एलडी यही वैल्यू है, ये एलडी क्या है आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी कितना आपको रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के अंदर आपको इम्बेड करना है, वही तो एलडी है। तो एलडी आपकी है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, ये एलडी क्या आपकी रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना अंदर तक आप उसको इम्बेड करोगे, दिस इज रिक्वायरमेंट। और m1 अपॉन v देखिए, m1 की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट की यूनिट किलो न्यूटन मीटर होती है। तो v क्या है आपका शेयर फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन। तो जब आप इसको काटोगे तो क्या निकला आपका मीटर, यानी m1 अपॉन v किया तो आपका क्या निकला, एक लेंथ निकल रही, अगर यूनिट मीटर में आ रही तो आपको पता है एक लेंथ निकल रही। तो जो m आपका m1 अपॉन v है, ये आपका एक्चुअल अवेलेबल लेंथ है, एक्चुअल अवेलेबल लेंथ, एक्चुअल अवेलेबल लेंथ, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो डेवलपमेंट लेंथ है, वो डेवलपमेंट लेंथ हमेशा लेस देन इक्वल टू m1 अपॉन v, ठीक है, m1 अपॉन v, यानी जो रिक्वायरमेंट आपकी है, डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट है, वो एक्चुअल अवेलेबल लेंथ से हमेशा कम होनी चाहिए, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना, एक्चुअल अवेलेबल लेंथ से कम होनी चाहिए। देन उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो m1 होगा आपका, m1 कैसे निकलता है, m1 की कहीं पे निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो आप कैसे निकालोगे m1 आपका टेंशन साइड से निकाल सकते हो, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है एलएसएम में, 0.87 fy ast इंटू d माइनस 0.42 xu, ये हमने फॉर्मूला एलएसएम में पढ़ा हुआ है, आप ऐसे m1 निकाल सकते हो इजिली, ठीक है, m1 आप ऐसे निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपका वेर v इक्वल टू क्या आपका शियर फोर्स, v इक्वल टू क्या है यहाँ पे शियर फोर्स है, जो ये v आपका शियर फोर्स है। एल डी इक्वल टू क्या है, डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, एल डी आपकी डेवलपमेंट लेंथ,
और m1 अपॉन v को आप बोलोगे एम्बेडेड लेंथ ऑफ बार, एम्बेडेड लेंथ ऑफ बार, या इसको आप ये भी बोल सकते हो, मैंने लिख दिया है वहां पे एक्चुअल अवेलेबल लेंथ भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। ये आपका एक्चुअल अवेलेबल लेंथ, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, अगर हमें हमारी बार्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी डेवलपमेंट लेंथ अगर ज्यादा आती है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है m1/v से, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो हमें इसका भी आंसर निकालना है कि कभी कभी ऐसा, हमेशा ऐसा कंडीशन नहीं होगी कि जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट कम होगी एक्चुअल अवेलेबल से। कई कहीं नई कंडीशन आपकी ऐसी भी आएगी जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, किससे, अवेलेबल लेंथ से। तो वहां पे हमारा कोड क्या कहता है, हमसे हमसे कोड कहता है कि लिखिए यहाँ पे आप, if this case is not satisfied, this case is not satisfied, if this case is not satisfied, IS 456-2000 provide additional length that is called the anchorage length, anchorage length L नॉट, एंकरेज लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं में। इसके बाद क्या करा, अगर ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं करती है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक एडिशनल लेंथ लेके चलेंगे। एडिशनल लेंथ आपकी होगी एंकरेज लेंथ, जिसको हम लोग बोलेंगे एंकरेज लेंथ, ठीक है ना। एडिशनल लेंथ हम लेके चलेंगे जिसको हम बोलेंगे एंकरेज लेंथ। यानी अब जो कंडीशन है वो क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये कंडीशन, ये भी अभी एंकरेज लेंथ एल नॉट क्या है, ये बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करोगे आप, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ लिख लो इसके बारे में। तो एंकरेज लेंथ के बाद अब फॉर्मूला क्या हो गया, एल डी, एल डी शुड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल लेंथ प्लस एल नॉट। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी किया क्या, हमने सिंपली क्या किया, जो अवेलेबल लेंथ थी वो हमने इंक्रीज कर दी यहाँ पे, ठीक है। जो अवेलेबल लेंथ थी वो इंक्रीज कर दी। अब पहले जो अवेलेबल लेंथ आपके पास m1/v थी, अब आपके पास अवेलेबल लेंथ क्या है, m1/v प्लस एल नॉट। यानी इतनी डिस्टेंस तक हम बार को अंदर इम्बेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट तो उतनी है, लेकिन आपने क्या करा, यहाँ पे एडिशनल लेंथ एल नॉट को अप्लाई करके जो अवेलेबल लेंथ है उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे एल नॉट क्या है, इस एल नॉट को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि एल नॉट को हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। तो पहले आप लिख लीजिए एल नॉट है क्या, वेर एल नॉट इक्वल टू लिखिए, वेर एल नॉट इक्वल टू द एंकरेज लेंथ, the anchorage length which is sum of the anchorage length which is sum of anchorage which is sum of anchorage beyond the center of the support, beyond the center of the support and the equivalent anchorage value of any hook, equivalent anchorage value of any hook। ये आपकी गलती है एल नॉट। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि एल नॉट एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। एल नॉट क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर, डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको, उसके बाद कुछ चीजें और भी डिस्कस करनी है हमें, ठीक है। यहां देखिए आप, एक सिंपली सपोर्टेड में बीम ले रहा हूं,
इस सिंपली सपोर्टेड बीम में लेट अस कंसीडर कि ये बीम यहाँ से भी कंटिन्यू आगे की ओर है, ठीक है, ये बीम इससे आगे कंटिन्यू है। एज्यूम यहाँ पे आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है कोई, दिस इज अ सपोर्ट, ठीक है, और सपोर्ट की जो टोटल लेंथ है वो है आपकी एल एस। एल एस, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ द सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ द सपोर्ट यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द सेंटर ऑफ द सपोर्ट। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ द सपोर्ट है, इसको मैं ऊपर तक भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ सपोर्ट है। और जो HYSD रेनफोर्समेंट अगर आपने प्रोवाइड कर रखी है, बच्चे समझने के लिए बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जो HYSD बार है आपकी, वो लेटेस्ट कंसीडर आपने ये प्रोवाइड कर रखी है HYSD बार, ठीक है, HYSD बार आपने यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रखी है, दिस इज HYSD बार। ये कौन सी बार प्रोवाइड करी, HYSD बार ऑब्लिक CTD बार, या TMT बार भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। ये और जो देख रहे होंगे आप, ये सपोर्ट में डिस्टेंस से बची ना यहाँ से, जहाँ पे रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड करी, उसके बाद जो ये बचा, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स डिस्टेंस कह रहे हैं, इसको मैं कर रहा हूँ एक्स डिस्टेंस। और ये आपका HYSD बार के लिए एक डायग्राम बन गया, ठीक है। सिमिलर वे मैं यहाँ पे इस डायग्राम को प्लेन बार के लिए भी बना रहा हूँ। तो प्लेन बार के लिए देखिए, प्लेन बार के लिए क्या करा मैंने, रेनफोर्समेंट मैंने यहाँ से ली, अभी बस आप देखते जाइए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका है प्लेन बार, इस प्लेन बार में मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट प्रोवाइड कर रखा है मैंने यहाँ पे। ये कुछ अरेंजमेंट प्रोवाइड कर रखा है मैंने प्लेन बार में। और ये डिस्टेंस कितनी है, अगेन ये डिस्टेंस आपकी एक्स है, जो यहाँ पे आपने सपोर्ट से इसको, जो आउटर मोस्ट कवर है वहां से आपने जो डिस्टेंस ले रखी है, यहाँ पे एक्स है, एक्स डैश कर लो इसको भी, ठीक है, एक्स डैश कर लो इसको। और सेंटर ऑफ द सपोर्ट से डिस्टेंस कितनी होगी आपको पता ही है, ये अगर मैं इतनी डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस कितनी होगी LS/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी LS/2, ठीक है, इतना आपको पता चल गया, ये मैंने बार बनाई है सारी, ठीक है। और ये ऊपर वाली बार कौन सी है, ये बार है आपकी प्लेन बार, प्लेन बार, प्लेन बार। अब देखिए हमने ये अरेंजमेंट क्यों बनाया, ये हमने अरेंजमेंट बनाया एल नॉट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, एल नॉट को कैलकुलेट करने के लिए। एल नॉट क्या है, अब डेफिनेशन अच्छे से देखिए, यहाँ पे एल नॉट जो मैंने लिखा रखा है इसके ऊपर, द एंकरेज वैल्यू यानी हम उसको इम्बेडेड लेंथ भी कहते हैं, अंदर कितना इम्बेड करोगे उसी को ही एंकरेज वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। या आप इसको बोल सकते हो एम्बेडेड लेंथ भी बोल सकते हो, या एंकरेज लेंथ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो द एंकरेज लेंथ विच इज sum of the anchorage beyond the center, sum of anchorage beyond the center of the support, यानी सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद जो आपने एंकरेज प्रोवाइड कर रखा है, सेंटर ऑफ द सपोर्ट मैंने मार्क कर रखा है HYSD बार के लिए, दिख रहा होगा आपको, मैंने सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद कितना, थोड़ा अभी कितना वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपको दिख रहा होगा सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद मैंने थोड़ा सा इसको आगे की ओर क्या कर रखा है, एम्बेड कर रखा है। तो वही बोल रहा, ये बोल रहा सम ऑफ द एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बियॉन्ड जो एंकरेज प्रोवाइड कर रखा है, एंड द इक्विवेलेंट एंकरेज वैल्यू ऑफ द हुक, यानी कहीं पे अगर आपने हुक प्रोवाइड कर रखा है, ये आपका कहलाता है हुक, ये क्या कहलाता है आपका हुक। अगर आपको कहीं पे हुक की रिक्वायरमेंट है तो उसका समेसन प्लस सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद जितना आपने इसको एम्बेड कर रखा है, मैंने इस वाले को सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद ज्यादा एम्बेड नहीं किया, ऊपर वाले को मैं कर रहा हूँ इसको एम्बेड, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको पहले ही कर दिया, थोड़ा देखना है ये बाहर ही है थोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर बाहर की ओर ही है, ये बाहर से निकल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद ही है, ठीक है ना।
तो जो एल नॉट है आपका, वो एल नॉट है कि सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद आप कितना अंदर रेनफोर्समेंट को एम्बेड कर रहे हो। ठीक है, अगर कहीं पे हुक की रिक्वायरमेंट है तो हुक की रिक्वायरमेंट होने पे वो हुक की लेंथ जो आपने प्रोवाइड कर रखी है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी एल नॉट में प्लस हो जाएगी। जितनी भी लेंथ वो आएगी वो आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो एच वाई एच डी बार है, ठीक है, ध्यान से देखना है, जो एच वाई एच डी बार है या जो सी टी डी बार है उसमें हुक की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि एच वाई एच डी में अगेन वही कॉन्सेप्ट सेम, कोरोगेशन होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है, तो बिना हुक प्रोवाइड करे भी हम सफिशियंट स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं अगर हमने स्ट्रेट बार प्रोवाइड कर रखी है और हमने सिर्फ जो सेंटर ऑफ द सपोर्ट है उससे थोड़ा ज्यादा अगर हमने इसको क्या कर रखा है, अंदर को एम्बेड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद हमने सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद थोड़ा सा ही एम्बेड कर रखा है और इतने में ही हमको सफिशियंट स्ट्रेंथ मिल गई, इसकी वजह से हमने यहाँ पे हुक प्रोवाइड नहीं कर रखा है। ठीक है, एच वाई एच डी सी टी डी बार्स में। अगर मैं बात करूं प्लेन बार की, तो प्लेन बार में देखिए सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद आपने थोड़ा सा बार को आगे एम्बेड किया, लेकिन आपको सफिशियंट स्ट्रेंथ नहीं मिल पाई, यानी टाउ बीडी आपको सफिशियंट नहीं मिल पाया, इसीलिए हमने क्या करा, एक हुक प्रोवाइड कर दिया। देखिए जो ऊपर की ओर गया है इसको हम लोग बोलते हैं हुक। तो आपने क्या प्रोवाइड किया, एक हुक प्रोवाइड कर दिया। ये आपकी पूरी लेंथ होगी, हुक की लेंथ होगी। ठीक है ना, ये होगी लेंथ ऑफ हुक, मैं एल एच से शो कर रहा हूँ इसको, लेंथ ऑफ हुक। तो अब यहाँ पे जो एल नॉट होगा आपका, वो एल नॉट में ये लेंथ ऑफ हुक की जरूरत भी पड़ेगी। यानी कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि प्लेन बार्स में हमेशा हुक की जरूरत पड़ती है अगर आपको सफिशियंट बॉन्डेज स्ट्रेस डेवलप करवाना है, और जो एच वाई एच डी या सी टी डी बार्स होती है उसमें हुक की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ऑफ द कोरोगेशन। एक कॉन्सेप्ट तो आपने ये समझा। अब देखिए एल नॉट हमें कैलकुलेट कैसे करना है ये समझते हैं। तो पहला हम लोग निकालते हैं फॉर एच वाई एच डी बार, फॉर एच वाई एच डी टी टी डी या टीएमटी, जो भी डिफॉर्म्ड बार्स हैं उनके लिए हम लोग क्या एल नॉट कैसे निकालेंगे। तो एल नॉट देखिए जब आप निकालोगे तो एल नॉट कैसे निकलेगा इनके लिए। एल नॉट देखिए, एल नॉट क्या आपका जो सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद जो डिस्टेंस है वही निकालनी है। यानी एच वाई एच डी बार के लिए जो मैंने देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्लैक से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यही एल नॉट है। जो ये एल नॉट है आपका ये सिर्फ इतना ही है। ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट द लेंथ ऑफ इम्पेडमेंट इज एल नॉट। तो इतना सिर्फ आपका एल नॉट है जो मैंने ब्लैक से इसको हैच कर दिया है। निकालिए इस डिस्टेंस को, ये कितने डिस्टेंस निकलेगी, ये निकलेगी आपकी, ये निकलेगी एल एस बाई टू, टोटल एल एस बाई टू है। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस माइनस एक्स डैश, माइनस एक्स डैश, ये आपकी निकल जाएगी एच वाई एच डी या सी टी डी या टी एम टी बार के लिए एंकरेज की लेंथ, कितना आपको एंकर करना है सपोर्ट के बाद, वो लेंथ निकलेगी एल नॉट आपकी एल एस बाई टू माइनस एक्स डैश। सिंपल। सेकेंड आपका आ गया प्लेन बार या प्लेन बार के लिए फ्लोर माइल्ड स्टील, प्लेन बार आपकी माइल्ड स्टील ही तो है, माइल्ड स्टील। तो जब माइल्ड स्टील के लिए एल नॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी आपकी, पहला तो यही निकलेगी एल एस बाई टू माइनस एक्स डैश। लेकिन आपको पता है इतना सफिशियंट नहीं है क्या करने के लिए, बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप करने के लिए आपको यहाँ पे हुक को प्रोवाइड करने की जरूरत भी पड़ेगी, जो कि आपने हुक ले रखा है वैल्यू एल एच, और अकॉर्डिंग टू आई एस कोड ये टोटल हुक की वैल्यू आपकी होती है 16.5। कितनी होती है, 16.5, ये वैल्यू होती है आपकी 16.5। कहीं पे आपको 13.5 लिखा भी दिखेगा, वहां पे वो जो बेंड में जो लॉस हो रखा है वो बेंड कंसीडर नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि 3.5 का आपका बेंड, आपका क्या हो गया 3.5 आपका बेंड हो गया है। तो कहीं कहीं पे ये 16.5 जो लेंथ ऑफ हुक है जो हमें प्रोवाइड करनी है, लेंथ ऑफ हुक आपकी 16.5, ये कहीं कहीं पे आपको 13.5 भी दिखेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि 3.5 का बेंड पे लॉस हो गया है, जो यहाँ पे बेंड हो रखा है इस बेंड पे आपका 3.5 बेंड कर गया है, इसी वजह से हम लोग 13.5 भी यहाँ पे लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ 16.5। ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, पहला तो बनता है लेंथ ऑफ हुक बताइए। तो लेंथ ऑफ हुक आपका हमेशा 16.5 रहता है, ध्यान रखना। लेंथ ऑफ हुक ये ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है। तो एज पर आई एस 456/2000 जो लेंथ ऑफ हुक हम प्रोवाइड करते हैं, यानी जो ये वाली लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं लेंथ ऑफ हुक, ये हम हमेशा 16.5 प्रोवाइड करते हैं प्लेन बार के केस में। ठीक है ना, प्लेन बार के केस में हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 16.5। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए जो एंकरेज लेंथ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट कितनी निकल के आई, यानी सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद आपको रेनफोर्समेंट को कितना अंदर डालना है, ये कितना निकल के आया, एल एस माइनस एक्स डैश प्लस 16.5।
और HYSD CTD या TMT बार के लिए ये वैल्यू आई LS/2 माइनस H डैश, यानी सिर्फ इतनी ही वैल्यू प्रोवाइड करोगे तब भी आपका क्या सफिशिएंट बॉन्ड मिल जाएगा। किस केस में? HYSD बार के केस में। लेकिन माइल्ड के केस में आपको एक्स्ट्रा 16 आपको क्या करना पड़ेगा, हुक प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर जनरेटिंग सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप एक नोट डाल के लिख लो, ड्यू टू कोरुगेशन नो हुक इज प्रोवाइडेड इन HYSD या डिफॉर्म्ड बार से लिख दो सीधे सीधे, ड्यू टू कोरुगेशन। देखिए कोरुगेशन के कितने फायदे हैं, पेरीमीटर्स बढ़ा दे रहा, बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ा दे रहा, साथ में आपका हुक प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू कोरुगेशन नो due to corrugation in deformed bars, due to corrugation in deformed bars, no hook required, no hook required। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट एल नॉट का। अगर एल नॉट किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो एक बार, एल नॉट वैल्यू है क्या, कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर किसी को समझ में आने में कोई दिक्कत आई तो बताइए। ठीक है, गुड, आगे समझ में, बहुत बढ़िया। ओके, तो देखिए देन उसके बाद देखिए, अब एक या दो नोट लिखते हैं आज। देखिए 2-3 नोट लिख लेते हैं आज की क्लास में, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो 2-3 नोट बहुत बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है, वो नोट लिख लेते हैं, नोट करके लिखिए यहाँ पे। तो पहला तो अगर आता है आपका एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पहला नोट आता है एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, कौन सा पॉइंट होता है, दोनों लगभग लगभग सेम है, इन्फ्लेक्शन और कॉन्ट्राफ्लेक्शन दोनों को सेम है, जहां पे आपका मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, तो आप देखिए जो m1/v वाला टर्म है उसमें m1 जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें तो वहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वहां पे क्या होगा आपका m1/v में m1 आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उस केस में जो डेवलपमेंट लेंथ है, तो डेवलपमेंट लेंथ यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, that should always be less than the L naught value, only L naught value बचा वहां पे, m1/v आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, m1/v यहाँ पे क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जीरो हो गया। तो आप करनी जरूरी है किस केस में, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का कंडीशन कहीं पे बने, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, जहां पे मोमेंट आपका जीरो होता है। तो यहाँ पे एल नॉट को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एल नॉट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ प्रोविजन दे रखे उन्होंने। ठीक है, तो एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एल नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें तो वहां पे एल नॉट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एल नॉट इज, इसको मैं रेड से कर देता हूँ, एल नॉट इज, ये सारे जो रेड से लिख रहा हूँ देखिए प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, आप यहाँ पे एल नॉट कैलकुलेट कैसे करोगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, मैक्सिमम ऑफ 12 फाई क्या है डायामीटर, और डी, डी क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, और फाई यहाँ पे क्या है, फाई इज द डायामीटर ऑफ द बार। तो कहीं पे भी अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस आता है तो वहां पे आप डेवलपमेंट लेंथ चेक कैसे करोगे कि सही है गलत है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एल नॉट की हेल्प से कर सकते हो आप, एल डी शुड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एल नॉट, और IS कोड सजेस्टेड दैट एल नॉट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय मैक्सिमम ऑफ 12 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार और इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसको एल नॉट लोगे,
और वो एल नॉट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए एल डी से, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हो कि जो एल डी आई वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, एल नॉट के, ठीक है। तो ऐसे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस पे आप चेक कर सकते हो, ये हमारा IS 456 हमें सजेस्ट करता है, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए, अब हर बीम के किसी भी केस में आपकी बीम कहीं पे प्रेजेंट है और उस बीम के आपके कहीं भी कंडीशन किसी भी केस में अगर आपको चेक करना है डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू, जहां पे मोमेंट जीरो है या मोमेंट जीरो नहीं है, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी केस में चेक कर सकते हो, कोड ने सारी चीजें स्पेसिफाई कर रखी हैं, ठीक है। अब देखिए एक नोट और डालिए, इंपॉर्टेंट नोट है, एक नोट आप और यहाँ पे डालिए, फाइनल नोट रहेगा आज का ये नोट देखिए, ये कहता है आपका बॉन्ड स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट सेक्शन, ये इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ और है, लेकिन एट सेक्शन वेयर shear force is high, shear force is large। ये ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाल के बना दिया। उसने पूछा था कि बॉन्ड स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, जहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम होगा। तो हमेशा देखिए जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है, जहाँ पे आपका शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, वहां पे आपका बॉन्ड स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। कैसे, आपने एक फॉर्मूला निकाला था ना पीछे अभी, फॉर्मूला क्या निकाला था, टाउ बीडी इक्वल टू वी अपॉन एन पाई फाई जे डी, द समेशन ऑफ ओ इंटू जे डी। तो V क्या है वहां पे, आपका V आपका शियर फोर्स है। तो जैसे जैसे शियर फोर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट वेयर द शियर फोर्स इज लार्ज, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका डिस्कस कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने निकाला था थोड़ी देर पहले। तो ये तो हो गए कुछ कोडल प्रोविजंस, अभी भी बहुत कोडल प्रोविजंस बचे हुए हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे का काम अभी बचा हुआ है आपका, यहाँ पे 1 डेढ़ घंटे का काम अभी और बचा हुआ है। उसके बाद आपका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद हम लोग सीधे कॉलम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कॉलम पढ़ने के बाद फिर स्लैब, एंड देन आपका मैंने बता दिया आपको टेस्ट होने वाला है, ठीक है। हम करिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और मुझे बताइए यहाँ पे तक कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो। कहाँ से लेना है स्क्रीनशॉट, यहाँ से ना, सम IS टोटल प्रोविजन यहाँ से लीजिए, ठीक है। अगला, देन नेक्स्ट, सारी चीजें बता दिए। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, ठीक है। नो सर, अच्छा हाँ, मैं कल बताना भूल गया आपको, कल आपकी क्लास मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, कल आपकी क्लास ऑफ है। क्या नाम है, RCC की। आप लोग रेस्ट करिए। प्रीवियस आप क्या करिए, इससे पहले के क्वेश्चन आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन कल और परसों में लगा देना, सारे क्वेश्चन 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको लगाने के लिए, ठीक है। तो असाइनमेंट ये समझ लेना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अब देखिए ईमानदारी आपके हाथ में है, क्योंकि चीजें जो तैयारी करनी है वो आप ही को करनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको डंडा लगे वो पढ़ाऊँ कि क्वेश्चन मेरे को दिखाइए, या मैं क्वेश्चन दूँ आपको और करिए। वो आपका काम है, आप अपनी ईमानदारी से वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना। किन्हीं क्वेश्चन में दिक्कत आती तो मेरे को पूछना, ठीक है। वो क्वेश्चन आप लेके आना और वहाँ पे वो क्वेश्चन मेरे को आप डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लास में वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड पेज हो गया। बाकी उसके अलावा थर्ड पेज ये, और मंडे को हम लोग कॉलम भी स्टार्ट कर देंगे, बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा मंडे को, ठीक है ना। तो जो अगला हफ्ता आएगा, उस अगले हफ्ते में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका कॉलम और स्लैब वो भी निपट जाए साथ में, ठीक है ना, कॉलम स्लैब साथ में ये। उसके बाद हम लोग जो सैटरडे वाला टाइम होगा, सैटरडे में आपको मैं पेपर दे दूंगा बना के पूरा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग मंडे ट्यूसडे को कर लेंगे, अगले उससे अगले वाले में, ठीक है ना। तो देख लो ये लोग, ये कर लेना आप लोग। बाकी यहाँ पे तक तो क्लियर है ना सबको, बहुत आराम से पढ़ा रखा है मैंने, ये कॉन्सेप्ट सारे समझा रखे हैं, ठीक है। जितने आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा ही मैंने आपको बता रखी चीजें, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपको चीजें बता रखी हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यस सर, ओके अर्पिता, गुड, ठीक है। फिर आप लोग ध्यान रखिए, 2 दिन की आपकी छुट्टी है, आराम से रिवाइज करिए क्लास में जो पढ़ा रखी चीजें, ठीक है। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, ठीक है। अननेसेसरी बाहर मत निकलना आप लोग सभी,
और अपना ख्याल रखिए सभी लोग, ठीक है ना। मिलते हैं मंडे की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, गुड बाय, टेक केयर सभी को, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, ठीक है ना। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।